एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, वो हालांकि राम सेतु के पॉइंट में एग्जांपल देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन भी है। तो वो इस तरीके से काउंटर, तो कोई ये बोल सकता है कि ठीक है आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इंस्क्रिप्शंस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा भी हैं। मैं उस महाशय को बुद्धिस्ट लिटरेचर का एविडेंस बता रहा हूँ, जैन लिटरेचर का बता रहा हूँ, एंशिएंट तमिल लिटरेचर का बता रहा हूँ, ग्रीक लिटरेचर से, चाइनीज़ लिटरेचर से, एथनिक एविडेंस जो कुरु यदुस वो फैक्चुअल किंगडम्स थे, उसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, इंस्क्रिप्शंस है, ये है जो भी है, तो लिटरेचर है वो सच है, राइट। उसके बाद वेदों में जैसे मैंने दिखाया ट्रेसेस ऑफ महाभारत पाए जाते हैं, महाभारत कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एंड देन वी हैव एविडेंसेस इन फॉरेन ट्रैवलर्स जो भी है, और कल्चरल इम्पैक्ट इंडोनेशिया तक है। यहाँ आर्मीनिया में भी बहुत पुराना कृष्ण मंदिर हुआ करता था, जो इराक के ऊपर है आर्मीनिया। तो इतना सारा एविडेंसेस जो लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, राइट। एंड द्वारका के अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, और महाशय सही है। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षार्थकम के एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, हम सभी लोग का जन्म भारत में हुआ है, और भारत में जन्म होने की वजह से हम सभी लोग को भगवान कृष्ण पे विश्वास तो है। हम ये सभी कहीं ना कहीं मानते तो हैं कि महाभारत हुआ है, बट कहीं ना कहीं जब बात हिस्टोरिकली समझने की आती है, उसको एक्सपीरियंस करने की बात आती है, उसके ऊपर फेथ करने की बात आती है, तो हमारा फेथ कहीं हिल जाता है। क्योंकि हम जो इतिहास की बुक में पढ़ते हैं और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए दोस्तों, आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इस महाभारत इज हिस्ट्री और इट इज मिथ। इसलिए आज हमारे साथ हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, उनका नाम है चंद्रू रमेश जी, जो कि एक जाने माने हिस्टोरियन है, और इन्होंने कई सालों से मेहनत करने के बाद एक बुक लिखी है, उसका नाम है महाभारत इज हिस्ट्री और मिथ। तो बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिक्षार्थकम के पॉडकास्ट में। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि आपने अपना समय दिया और आप हमारे बीच में डिस्कस करने के लिए आए। सो वेलकम वंस अगेन। तो आपने जो बुक लिखी है महाभारत के ऊपर, मिथ और हिस्ट्री, तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि इस बुक में क्या है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आज आपने अपॉर्चुनिटी दिया इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो महाभारत मिथ और हिस्ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम महाभारत का हिस्टोरिसिटी डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिसिटी मतलब होता क्या है कि एक इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिर्फ हमारे रिलीजन के अगेंस्ट ज़्यादा ये प्रयोग होता है, और दो अदर रिलीजन्स एंड कल्चर्स के लिए भी प्रयोग होता है, द वर्ड मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मीनिंग ये है मिथ्या, मतलब काल्पनिक। हिंदू मिथोलॉजी, पर अगर आप उसको स्टडी करके देखेंगे, उसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे, हर कोई क्षेत्र में आप इसका एविडेंसेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इंस्क्रिप्शंस में जो वॉल्स में होते हैं, पिलर्स में होते हैं, जो पुराने सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने इंस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उस इंस्क्रिप्शंस में भी आप ये पाते हैं कि कृष्ण का नाम, महाभारत के कैरेक्टर्स का नाम, या महाभारत के सर्टेन इवेंट्स का वो डिस्क्रिप्शन है, हम देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस में। या कॉइन्स हो सकता है, जो पुराने सिक्के मिले हैं। और जैसे अंडर वाटर एक्सकवेशन द्वारका में हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। उसके अलावा जो लिटरेचर है, चाहे वेद हो या बुद्धिस्ट लिटरेचर हो, जैन लिटरेचर हो, तमिल के जो एंशिएंट संगम लिटरेचर बोला जाता है, उसमें एविडेंसेस पाए जाते हैं। ग्रीक्स ने भी महाभारत को माना है। ओके। ग्रीक ट्रैवलर्स जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने भी माना है कि महाभारत सच में हुआ था। ग्रीक्स ने माना, बट कई सारे इंडियंस नहीं मान रहे। हाँ, वो इंडियंस का तो कुछ लोगों का ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो चीज़ है, मुझे एक स्पेशल एक इंस्पिरेशन था इस पे काम करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल महाभारत मिथ और हिस्ट्री का जो एम था वो ये था कि हम मल्टीपल एकेडमिक डिसिप्लिन्स को, मल्टीपल फील्ड्स को हम स्टडी करें। ओके। और उसमें महाभारत के जो एविडेंसेस है कलेक्ट करके मैंने एक बुक तैयार की है, जो अभी आपके सामने हम देख सकते हैं। ये रहा बुक, किताब महाभारत मिथ और हिस्ट्री। तो हर कोई रिलीजन आप देखेंगे, कल्चर देखेंगे, वहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स भरे पड़े होते हैं, जितना हम उनको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इन ग्रीक लिटरेचर देयर इज वन स्टोरी ऑफ द सिटी ऑफ ट्रॉय नाम का मूवी बनी है। जी। ट्रॉय को सब लोग मिथिकल मानते थे। मतलब ट्रॉय नाम का कोई शहर
था नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली मिथोलॉजी, और तो ग्रीक मिथोलॉजी है, ये काल्पनिक है, ऐसे बोला जाता था। बट फिर कुछ साल पहले, प्रॉब्ली फ्यू डेकेड्स बिफोर, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ तो ये उन्होंने पाया कि ट्रॉय सिटी सच है, फैक्चुअल है, क्योंकि बहुत सारे एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में ट्रॉय का वर्णन है। ओके। सो अब ऐसा एक इवेंट जो कितने सारे लिटरेचर में मेंशन हुआ है, कितने सारे सिक्कों में, इंस्क्रिप्शंस में या आर्कियोलॉजी में मिला है, वो कैसे मिथोलॉजी हो सकता है? तो ये चीज़ मैंने जब इस पे रिसर्च किया, बहुत साल इस पे मेहनत किया, तो तब मैंने पाया कि ये झूठ नहीं हो सकता है, इसके पीछे हिस्ट्री है, इसके पीछे हिस्टोरिकल सब्सटेंस बिल्कुल है। तो वो इंस्पिरेशन बना आपका कि इस बुक को लिखा जाए, इसको जी, इसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादातर एक फील्ड पे फोकस करते हैं या कुछ फील्ड्स पे फोकस करते हैं। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, एक आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक क्रेज़ होता है एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे काम करें, एस्ट्रोनॉमी डेटा जो हमारे महाभारत में लिखा है उसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसका क्या रिजल्ट स्काई मैप निकल रहा है, उसके बेसिस पे महाभारत का डेटिंग क्या है, वो ऐसे ही काम करते हैं। ज़्यादातर लोग उस पर ज़्यादा क्रेज़ लगाते हैं, बट एक्चुअली रिसर्च होता है फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस। आप स्टडी करेंगे, उसको कोरोबरेट करेंगे, तब जाके उसको आपका एविडेंस सही तरह से मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यस, तो एज मैंने आपके बारे में जो थोड़ा पता किया, तो मुझे पता चला कि यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस। और उसके बाद आप श्रीलंका गए पर्सनली, वहाँ पर आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, फिर आप तमिल भी गए, तमिलनाडु गए, वहाँ पर तमिल लिटरेचर पढ़ा आपने, और उसके बाद आप मथुरा भी गए, द्वारका भी गए, आप हरप्पन साइट्स में भी आपने रिसर्च किया। तो कितना टाइम लगा आपको इस बुक को लिखने में? जैसे इसको करने के लिए मुझे, अगर आप हार्डकोर काम बोलेंगे तो 4 से 5 साल तो लगे थे मेरे को इस पे काम करने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, बट आई हैड माय ओन करियर आल्सो। तो एक एक्सपीरियंस मेरे को हुआ श्रीलंका में। मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मेरे डिस्कशन होती है। ओके। जो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ये चीज़ बताते हैं कि महाभारत का वर्णन उनके जातकों में है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का जातकास होता है। जातका क्या होता है सर? जातका बेसिकली इट इज लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट लाइफ स्टोरीज ऑफ द बुद्धा। ठीक है। ओके। तो उस किताबों में अगर आप स्टडी करेंगे, आप 500 से भी ज़्यादा जातकास है, 500 से भी ज़्यादा। मतलब एक जातका एक पर्टिकुलर स्टोरी या एक पर्टिकुलर थीम को कवर करता है। तो जब जातकास को हमने देखा, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे वो बड़ा शौक था कि कितने सारे जातकास हैं जहाँ पे महाभारत का वर्णन है या कृष्णा का वर्णन है। ऑफ कोर्स स्टोरी का जो नैरेटिव है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से, बट उन्होंने कभी भी उसको मिथोलॉजी नहीं कहा। अच्छा, मतलब जो बुद्धिस्ट ने कभी महाभारत को मिथोलॉजी नहीं कहा। but it's very shock कि in India many जैसे कि अगर जो फेमस राइटर्स हैं, अगर मैं नाम लूँ उनका, देवदत्त पटनायक या अमीश त्रिपाठी, they say we are mythologists or this is Indian mythology, but it's very shocking for me कि बुद्धिस्ट लिटरेचर्स ने उसको एक्सेप्ट किया कि महाभारत इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, बिकॉज जब मैंने इस मॉन्क के साथ डिस्कस किया था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। उन्होंने ये बताया, देखो भाई, ऐसा है कि हम महाभारत को कभी भी झूठ नहीं माने हैं, बिकॉज उसका रोल ऐसा था। जैसे महावंशा, फॉर एग्जांपल, श्रीलंका का एक किताब था जिसका नाम था महावंशा। महावंशा होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द सिंहलीज पीपल। सिंहला लोग जो है ना, उनका जो हिस्ट्री का वर्णन है महावंशा। मतलब वो अपने को एक ग्रेट वंशा बता रहे हैं, या उसका जो ग्रेट हिस्ट्री है उसके बारे में नैरेट कर रहे हैं। तो महावंश में जो है सिंहला का हिस्ट्री वर्णन है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह महावंश का रोल था श्रीलंकन हिस्ट्री में, वैसे ही महाभारत का भी भारत के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैंने पूछा, तो आप मानते हैं महाभारत को हिस्टोरिकल? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। महाभारत तो बिल्कुल हिस्टोरिकल है। कृष्णा इज मेंशन्ड इन आवर लिटरेचर्स। तो ये मेरे लिए एक बड़ा शौक था, क्योंकि भारत से जब मैं गया था वहाँ पे, तो मेरा एक अजम्पशन था कि बुद्धिस्ट लोग कभी भी महाभारत को नहीं मानेंगे, कृष्णा को नहीं मानेंगे। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो नारा चलता है, पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है, इसके हिसाब से महाभारत इज मिथोलॉजी, या हम बुद्धिस्ट हैं तो महाभारत को मानेंगे नहीं, हम अलग हैं, हमें सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वी आर नॉट हिंदूज। तो ये जो नैरेटिव चलता है, तो इसके हिसाब से मैं अपना एक विजन चला रहा था कि बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही होंगे, हर कोई बुद्धिस्ट ऐसा ही होगा। करेक्ट। पर जो
वास्तविक बुद्धिस्ट है, जेन्युइन जो रियल लिटरेचर को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से वो अपना लाइफ चला रहा है, वो तो बोल रहा है कि महाभारत सच है। तो जब मैंने जातकास पे रिसर्च किया, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे अश्वघोष का लिटरेचर है बुद्ध चरित्र, लॉर्ड बुद्धा का जो लाइफ उसमें डिस्क्राइब है। तो ऐसे हम जितने बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टडी करते गए, हर कोई बुद्धिस्ट लिटरेचर में रेगुलरली, जैसे अब समझिए जातकास 500 जातकास है, करीब 10 से 15 जातकास में हम महाभारत के एविडेंसेस देखते हैं। ओके। तो रेगुलरली ऑन रेगुलर इंटरवल्स हमें मिलता रहा एविडेंस फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो यहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिला कि वी शुड डीपली वर्क दिस। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन था कि अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर इसको मान रहे हैं तो इसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है, इसके पीछे सब्सटेंस हो सकता है। तो फिर हम धीरे धीरे अगले फील्ड्स पे, जैसे सर आपने अभी बुद्धिज्म की बात की और जातका और इन सब के बारे में बात की, तो इससे कनेक्टेड एक टर्म आ रहा है कि जैसे इन श्रीलंका जो बुद्धिस्ट हैं, दे आर एक्सेप्टिंग दिस महाभारत, बट अगर हम इंडिया में देखें तो देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल टाइप ऑफ बुद्धिज्म इज कमिंग व्हिच इज नोन एज जय भीम, एंड दीस पीपल आर वेरी वायलेंट एंड वेरी रेडिकल अगेंस्ट हिंदुइज्म, सनातन धर्म, एंड बहुत ओपनली ये ब्लास्फेम करते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो श्रीलंका के बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे हैं और इंडिया के बुद्धिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज दीस पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वी आर हिंदूज? वेल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रियलिटी, क्योंकि अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई देता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं श्रीलंका के, दे आर अ डिफरेंट रिलीजन इन वन सेंस, उसको एग्री करना पड़ेगा इन वन सेंस, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली जैसे हवा से क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। उनको भारत के जो कल्चरल नैरेटिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है, जो धार्मिक संस्कृति है भारत का जो चला आ रहा है हजारों साल से, उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि धर्म जो शब्द है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे सनातन धर्म में पाया जाता है शब्द, वो तो पहले बहुत पुराना शब्द है। और फॉर एग्जाम्पल बुद्धि, द शब्द बुद्धि जो है वो गीता में पाया जाता है, बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में पाया जाता है। बुद्धि मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंट है। तो बुद्धा मीन्स जो पूर्णत्व से, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। करेक्ट, राइट। तो सेल्फ रियलाइज अपने को पूरी तरह से रियलाइज कर चुके हैं। तो बुद्धिस्ट, सच्चा बुद्धिस्ट जो है वो इंटेलिजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म। तो इंटेलिजेंट क्या होगा? आप लिटरेचर पढ़िए, आपका ट्रेडिशन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, इट इज नॉट समथिंग लाइक कमिंग फ्रॉम प्लैनेट मार्स और प्लैनेट वीनस एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वो भारत में ही जन्मा हुआ एक धार्मिक रिलीजन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म। यस। तो हमने कई प्रकार के क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया सर, जो कि महाभारत को लेके लोगों के मन में अक्सर रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन तो यही है आपसे कि महाभारत को एग्जैक्टली कब लिखा गया? बिकॉज कई प्रकार के रिसर्च हुए, कई हिस्टोरियंस, उनका अलग अलग व्यू है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि महाभारत जो है 3rd सेंचुरी BC में लिखा गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 3rd सेंचुरी CE में लिखा गया, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में लिखा गया है, और स्क्रिप्चर से बताते हैं कि वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले लिखा, इस तरीके का हम सुनते हैं। तो इतना हॉच पॉच है लोगों के दिमाग में कि क्लियर कट हमें आइडिया नहीं कि व्हेन हिस्टोरिकली महाभारत वाज रिटन। तो ये सब जो एज ए न्यू यूथ अगर इन सब चीज़ों को पढ़ता है, सुनता है, तो उसके मन में एक डाउट आता है कि यार ये सब मिथ तो नहीं है कहीं, या एग्जैजरेशन तो नहीं, क्योंकि हमें डेट ही नहीं पता है। सो व्हाट योर रिसर्च से कि व्हेन महाभारत वाज रिटन? सो रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ महाभारत, मल्टीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना जरूरी है कि डेटिंग हम किसका कर रहे हैं। क्या महाभारत वॉर का कर रहे हैं, या महाभारत जो टेक्स्ट है वो कब लिखा गया था, क्या उसका डेटिंग कर रहे हैं, या जो पाम लीफ है उसके ऊपर कब लिखा गया था उसका डेटिंग कर रहे हैं। करेक्ट। समझ रहे हैं ना कि हम इस पे डिस्कस करें कि महाभारत वॉर कब हुआ था, उसका डेटिंग ये अलग है, और महाभारत जो टेक्स्ट है वो पहली बार कब बोला या लिखा गया था उसका अलग है। करेक्ट। और जो अभी हमारे पास जो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पाम लीव्स जिसको बोलते हैं, जो सबसे पुराना पाम लीफ है वो कितना पुराना, डेटिंग अलग है। तो ये चीज अलग अलग चीजें होता है, जिसको इसको पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है। एज ए कॉमन पर्सन हमें समझ में नहीं आता कि किस डेटिंग की बात हो रही है। हम कहते हैं हाँ डेटिंग हो गई, हाँ डेटिंग हो गई, तो ये बहुत फुलिश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं देख रहा था ट्विटर में, एक बंदा बोल रहा था महाभारत का मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ 1000 साल पुराना है, सो महाभारत सिर्फ 1000 साल पहले लिखा गया था। करेक्ट। ये कितना एक स्टूपिड लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम जिस मटेरियल पे लिख रहे हैं वो मटेरियल ओल्ड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे, स्पेसिफिक क्या करेंगे? मतलब उसको दोबारा रीराइट करेंगे। तो अगर वो टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं एक उसका रेफरेंस रखूंगा, उसको देख के मैं उसको फिर से रीराइट करूंगा, करेक्ट, दूसरे पाम लीफ में रीराइट करूंगा, ताकि वो प्रिजर्व रहे। अभी जो इन्वेडर्स आए थे भारत के अंदर, जैसे खिलजी वगैरह, तो उसने पूरा लाइब्रेरी जला दिया था, तक्षशिला नालंदा जला दिया था। तो बट महाभारत जला नहीं, मे भी महाभारत की कॉपीज वहां पे रहे होंगे, जले होंगे, यू डोंट नो, बिकॉज क्या जले हैं नोबडी, उन्होंने तो इंडेक्स या कोई उसका तो कैटलॉग मेंटेन नहीं किया है, तो हमें पता नहीं है कि क्या जला है, क्या बचा है, क्या गया, पता नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ये लिटरेचर जैसे महाभारत हो, वेद हो, ये क्यों बचे हैं? बिकॉज इनके मल्टीपल कॉपीज होते थे, राइट? सो इसका वैल्यू इतना ज्यादा था कि हर कोई उसको स्टडी करता था, अपने लोकल कल्चर्स में स्टडी करता था, उसको कॉपी करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नैमिषारण्य में, उसका एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नैमिषारण्य में उसका मेन कल्चरल सेंटर होगा, तो वहां पे हर कोई आएगा, फिर कॉपी बना के जाएगा अपने एरिया में। हाँ, सो इसीलिए अगर आप देखेंगे महाभारत के मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं जिनमें माइनर डिफरेंसेस होता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, हार्डली 5-10% शायद ही डिफरेंस होगा, और वो 5-10% भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मेन जो 90% 95% स्टोरी लाइन है सबका सेम है, 1-2 श्लोक ऊपर नीचे, एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे, ऐसे हो जाता है, बट मेन सबका एग्रीएबल है, ओवरऑल एसेंस इज द सेम, ओवरऑल एसेंस भी नहीं, ओवरऑल पूरा स्टोरी लाइन भी सेम है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हर एक एरिया के लिए लोकलाइज्ड था, और हर कोई महाभारत को फॉलो करता था, लाइक अपने अपने वर्जन्स में, अपने अपने कल्चर में वो अडेप्ट होके उसको वो फॉलो करते थे, अपने अपने हिसाब से लोग फॉलो करते थे, इवन टिल कंबोडिया। कंबोडिया में भी एक मैंने इंस्क्रिप्शन दिखाया है, तो कंबोडिया में वहाँ के जो डेटी थे, मतलब जो विग्रह थे, उनको महाभारत सुनाया जाता था पढ़ के 1500 साल पहले। सो ये बहुत पुराना था। इवन आप देखेंगे, मैंने अगेन चैप्टर 13 में दिखाया है, चाइना में महाभारत फॉलो किया जाता था। इंटरेस्टिंग, मतलब कितना फॉलो किया जाता था हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली एक टेक्स्ट का मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे पाया जा रहा है चाइना में। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, कि स्पिट्जर जो व्यक्ति था उसने उसको ढूंढ के निकाला। तो चाइना तक पाया जा रहा है, यहाँ थाईलैंड तक पाया जा रहा है, इतना इसका कल्चरल वैल्यू था। तो हम ऐसे किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करके हम ये नहीं बोल सकते कि ये इतना ही पुराना है। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ब्रिटिश टाइम पे लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, राइट? या आप ऐसा रख लीजिए कोई एक साइंस बुक है जो आइंस्टाइन ने लिखी है जी, 100 साल पहले लिखी है फॉर एग्जांपल, राइट? तो आज मैं उसका एक कॉपी देख रहा हूँ, रिप्रिंटेड 2021, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 2021 में आइंस्टाइन ने लिखा है? तो ये मूर्खता है, राइट? तो ऐसे ही कुछ लोग फुलिश आर्गुमेंट बता रहे हैं कि इसका मैन्युस्क्रिप्ट इतना पुराना है एंड देयरफॉर लिटरेचर भी, महाभारत भी इस टाइम पे इमेजिन किया गया था। ये इतना, मतलब क्या बोले, एक छोटा सा बच्चा भी थोड़ा प्रॉपर लॉजिक देगा, ये तो बहुत स्टूपिड लॉजिक है। तो ये जो हमारे मन में डाउट आ रहा है कि शास्त्रों में 5000 साल है और हिस्टोरियन बता रहे हैं गुप्ता पीरियड में, इट इज ड्यू टू द फुलिशनेस ऑफ हिस्टोरियंस कि इन्होंने गुप्ता पीरियड को मान लिया। जैसे आप डेटिंग कैसे करेंगे? डेटिंग का ये है कि आप उसका रेफरेंस देखते हैं या उसके लिए कोई इंस्क्रिप्शन देते हैं। अभी महाभारत का डेटिंग की बात जब हम देखेंगे, महाभारत डेफिनेटली 3rd सेंचुरी सी तो हो ही नहीं सकता है, मतलब 1700 पहले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रीक ट्रैवलर है जिसका नाम है डियोन, DION, ओके, वो भारत आता है। ओके, भारत आके वो एक इंटरेस्टिंग एक चीज बोलता है कि इंडियंस के पास एक ऐसा लिटरेचर है, ठीक है, एक ऐसा इलियड है इंडियंस। डियोन बोल रहा है कि इंडियंस के पास एक ऐसा इलियड है जो 1 लाख वर्सेस का था, मतलब 1 लाख श्लोक का बोल सकते हैं। ओके, अभी आप सोच के देखें इंडियंस के पास इतना बड़ा वाला इलियड कहाँ से आ गया? इलियड समझ रहे हैं? इलियड का पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। इलियड इज बेसिकली ग्रीक एपिक है। करेक्ट। तो ग्रीक एपिक वो करीब, इफ आई एम राइट, 17-18 हजार श्लोक मतलब वर्सेस का है। महाभारत तो 1 लाख वर्सेस का है। तो ये भारत जब आके he comes to India and he says, मैं भारत में एक लाख वर्सेस का, 1 लाख श्लोकों का एक इलियड देख रहा हूँ।
इलियड तो उतना बड़ा नहीं था। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्या बता रहा है वो महाभारत को ही बता रहे होंगे। वो तो इलियड बता रहा है, महाभारत तो नहीं बता रहा है, राइट। सो बेसिकली ऐसा था, जैसे एपिक, जो अंग्रेजी शब्द है एपिक, एपिक मीन्स लिटरेचर विच इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो उनके कल्चर में एपिक मीन्स इलियड। इलियड इज एन एपिक और एपिक इज एन इलियड, इंटरचेंजेबल है। ओके। तो वो एपिक शब्द यूज नहीं कर रहा है ग्रीक लैंग्वेज में, एपिक जो भी था, ही इज नॉट यूजिंग द ग्रीक वर्जन ऑफ द वर्ड एपिक। वो क्या बोल रहा है, इट इज इलियड, ही इज सीइंग एन इलियड ऑफ 1 लाख वर्सेस। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको इसको और इजीली समझाता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रख लीजिए कि आप इंडिया में एक गांव से हैं, आपको कोई दूसरे मजहब के बारे में पता नहीं है, आपको पता नहीं है बुद्धिज्म क्या होता है, क्रिश्चियनिटी क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं है। आपको सिर्फ पता है सनातन धर्म के बारे में, आपको सिर्फ पता है भगवत गीता के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको एक फ्लाइट टिकट मिल रहा है कहाँ पे, यूरोप जाने का। आप जा रहे हैं लंदन फॉर एग्जाम्पल। लंदन में एक कोर्ट में जाके आप बैठ रहे हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है, बाइबल के ऊपर एक व्यक्ति शपथ ले रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको और कुछ पता नहीं है। आपने क्या देखा है, शपथ सब लोग गीता के ऊपर लेते हैं। मैं कहूंगा कि वहां पे उनके पास देखो ना, गीता के ऊपर शपथ ले रहा है। आप एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि देखो उनके होली बुक्स के ऊपर, मतलब उनके जो पुण्य ग्रंथ है उसके ऊपर वो शपथ ले रहा है, आप ये बोलना चाहते हैं। पर आप वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके मन में पुण्य जो होली बुक्स है, जो स्पिरिचुअल बुक्स है, मतलब स्पिरिचुअल बुक मींस गीता। और मैंने देखा है कि हमारे जो शहर है यहाँ पे जो शपथ लेते हैं गीता के ऊपर ही लेते हैं। तो ये गीता के ऊपर ही लिया होगा। और आप ऐसे बोल रहे हैं कि होली बुक जो शपथ ले रहा है वो है गीता। तो आप जाके वहां बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं शायद वो गीता के ऊपर ही शपथ ले रहा है, क्योंकि आपके मन में होली बुक्स मींस गीता। ऐसे जब हम देखेंगे तो डियोन जब भारत के अंदर आ रहा है, वो बोल रहा है कि भारतीयों के पास एक इलियड है जो 1 लाख वर्सेस का है। बेसिकली बोल रहा है भारतीयों के पास एक एपिक है जो 1 लाख श्लोकों का है। 1 लाख श्लोकों का कोई भी एपिक नहीं है पूरे दुनिया में एक्सेप्ट द महाभारत। करेक्ट। और डियोन का जो रेफरेंस है क्लियरली उसी टाइम पे महाभारत 1 लाख श्लोकों का 1 लाख श्लोकों का था। उसके पहले भी था, बट वो एक क्या बोलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है। उसके बाद तो 1 लाख श्लोकों का हम बोल नहीं सकते कि उसके बाद कंपाइल हो, उसके पहले ये किस टाइम पीरियड की बात होगी सर, जब ये करीब 2000 साल पुराना है। 2000 साल। तो ये जो थ्योरी है कि 1000 साल पुराना है, वो कंप्लीट नॉनसेंस है। डियोन के रेफरेंस से वो रिफ्यूट होता है। एक ये भी थ्योरी आता है सर कि मतलब महाभारत में थे क्योंकि इसका मेंशन वेदास में नहीं है। राइट। तो इसको कैसे काउंटरैक्ट करें कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है, मेनी स्कॉलर्स आर सेइंग कि वेदास में महाभारत का मेंशन नहीं है। बट व्हाई? और जो वेदास की जो संस्कृत है दैट इज डिफरेंट संस्कृत, और संस्कृत यूजिंग महाभारत इज डिफरेंट संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड वैदिक संस्कृत। तो आपने 2 सवाल पूछा है, तो पहले एक पे हम फोकस करते हैं कि आपने पूछा है कि वेदों में क्यों महाभारत का वर्णन नहीं है। सी वेदों का पर्पस था नहीं कि वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स पे फोकस करें, ऑल्दो दे माइट मेंशन सम अकाउंट्स, पर वेदों का जो पर्पस था इट वाज नेवर मेंट टू फुली डिस्क्राइब हिस्ट्री। ओके। जैसे गृह्य सूत्रास है, उसका एक पर्पस है। उपनिषद है, उसका पर्पस एक होता है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट का। आरण्यकास का अलग पर्पस होता है। तो इतिहास जो सेक्शन है वो अलग से डेडिकेट किया गया था कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स को हम इसमें रिकॉर्ड करें। करेक्ट। देयरफॉर अगर आप बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेसर हैं, आपका डिपार्टमेंट है फिजिक्स, तो आप फिजिक्स पे ही लिख रहे हैं, एंड दैट्स फाइन। आप आपके कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर है, वो केमिस्ट्री पे वो ध्यान दे रहा है, कोई केमिस्ट्री के बुक्स को अरेंज कर रहा है, उसी को डिवाइड कर रहा है, उसी पे अपना काम कर रहा है। एक हिस्ट्री है तो वो उस पे फोकस कर रहा है। तो वेदों का जो सेक्शंस अगर आप देखेंगे, हर एक सेक्शन हर एक पर्पस के लिए बनाया गया था। उसमें एक एक सेक्शन जो था वो एक एक पर्पस को फुलफिल कर रहा है जी। तो इतिहास जो था उसका अलग पर्पस था। दैट इज इतिहास इज डेडिकेटेड फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द भी एनीवे वो अलग डिस्कशन है कि शब्द इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक। एनीवे तो वो डिस्कशन अलग हम लेके जाएंगे प्रोबेबली इन सम फ्यूचर सेशंस। बट द पॉइंट इज इतिहास जो है उसका मीनिंग है दस सो हैपेंड, मतलब ऐसा हुआ था। तो द पॉइंट इज कि इतिहास का जो पर्पस है कि मैं नोट करके रखूं कि ये सब हुआ था, मैंने देखा था। इसलिए अगर आप देखेंगे पूरा महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है
इट इज ऑल मेंट टू रिकॉर्ड कॉन्टेम्पररी इवेंट्स कि अभी मैं देख रहा हूँ बलराम जी इज गोइंग टू ऑन सरस्वती पिलग्रिमेज, अभी मैं देख रहा हूँ व्यास क्या बोलते हैं महाभारत वॉर हो रहा है, अभी मैं देख, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में होगा या थोड़ा बहुत पास्ट टेंस भी देख सकते हैं. इट इज नॉट मच ऑन ऐसा नहीं है कि एक इमेजिनरी टेक्स्ट का आप क्लियरली वो देख पाएंगे कि इट इज कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड विद रियलिटी. ये चीज नहीं होता है. और द पॉइंट इज अगर महाभारत सच में मिथिकल है बिकॉज वेदास आर नॉट मेंशनिंग महाभारत, ये भी प्रॉब्लमेटिक आर्गुमेंट है. क्यों? बिकॉज वेदों में महाभारत के कैरेक्टर्स का वर्णन है. देवापी एंड शंतनु कुरुवंश के एंशिएंट किंग्स, एंशिएंट रॉयल लिनिएज के, इनका पूरा एक जैसे अगर आप 2-3 मिनट मेरे को टाइम देंगे उसका एक पूरा बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ. देवापी कौन है? ही वाज अ किंग बट ही हैड अ हैंडीकैप्ड इशू. कुरुवंश के राजा थे बट हैंडीकैप इशू था उनका. ओके. तो बहुत सारे लोगों का या कुछ रॉयल फैमिली के लोगों का प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम था कि इनको कैसे हम राजा बनाए, इनके बॉडी में तो इश्यूज है, किंग शुड बी परफेक्ट. तो ये चीज बार बार सुन सुन के देवापी को विरक्ति हो गई. अरे यार कौन यहाँ पे राजा बनेगा. तो वो फॉरेस्ट की तरफ रिनाउंसिएशन करके चले जाते हैं. फिर आते हैं शंतनु. शंतनु उनके सेकंड है, छोटे भाई है, मिडिल भाई है. तीसरे भी हैं बालिका, उनके बारे में आपको समझाता हूँ. तो सेकंड है शंतनु. शंतनु बन जाते हैं राजा. और तीसरे जो हैं बालिका, वो बोलते हैं ऑलरेडी इस फैमिली में बहुत सारा लड़ाई है, प्रॉब्लम है, चलो मैं चले जाता हूँ. वो कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं. अफगानिस्तान में उनके जो जैसे मदर के साइड का जो राज्य था, ननिहाल जैसे, हाँ मतलब उस तरफ चले जाते हैं. बाल्ख आज अफगानिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है. बहुत बार ये जो तालिबान एंड अमेरिका का जो फाइट चल रहा था, बहुत बार आप ये शब्द आप शायद न्यूज में सुना होगा, बाल्ख डिस्ट्रिक्ट, BALKH, बाल्ख डिस्ट्रिक्ट. वहाँ के लोगों से आप पूछिए बाल्ख शब्द कहाँ से आता है, तो पता नहीं है. बाल्ख आता है बालिका से आता है, which is ancient कुरु वंश वहाँ जाके सेटल हुआ है अफगानिस्तान में. वो नाम वाल्हिका एंड बाल्हिका दोनों इंटरचेंजेबल था. वो बन जाता है बाल्ख. ये है हिस्ट्री वहाँ के एरिया में. तो ये तीसरे भाई वहाँ पे चले गए, ये 2 भाई है. अभी ऐसा स्टोरी है कि महाभारत में इसका वर्णन है कि ये 2 भाई थे, बड़े भाई चले गए तपस्या करने के लिए. सेम चीज वेदों में पाया जाता है कि ये तपस्वी जो थे, मतलब जो मुनि बन गए थे, ऋषि बन गए थे, देवापी वापस आ रहे हैं कुरुवंश में. और हमारे शंतनु के लिए वो अपना ड्यूटीज कर रहे हैं, लाइक अ प्रीस्ट, जो राजा के लिए यज्ञ करना या उनके लिए बारिश को लाने के लिए जो यज्ञ जरूरी है वो कर रहे हैं. ये वेदों में वर्णन है. देवापी शंतनु का जो पैर है, मतलब 2 भाई का पैर है, और कहीं पे पाया नहीं जाता है हिस्टोरिकली. वो सेम पैर हम महाभारत में भी पाते हैं. So we cannot say कि महाभारत is not mentioned in Vedas. महाभारत का हिस्टोरिकल सब्सटेंस तो वेद में है. मतलब जो हिस्टोरिकल बैकिंग जो हम देखते हैं जी, वो इसमें पाया जाता है, वेद में पाया जाता है. देवकी पुत्र कृष्णा का भी रेफरेंस है. इसके बारे में भी और मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ कि देवकी पुत्र कृष्णा, देवकी नाम का जो शब्द है, एक स्त्री का जो नाम, ये एक स्त्री जिसका नाम हो देवकी हिस्टोरिकली बहुत रेयर नाम है. देवकी नाम जो है बहुत रेयर है. ऐसा नहीं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स का ये नाम था. कृष्ण शब्द का मल्टीपल लोगों ने कृष्ण शब्द का नाम अपने ऊपर लगाया. मतलब भगवान कृष्ण तो थे, उसके अलावा और कुछ लोग भी थे जिनका नाम था कृष्ण. सो प्रोबेबली वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूँ. मतलब देवकी का नाम तो बहुत यूनिक है. बहुत सारे लोगों का नाम नहीं था. मतलब एक ही पर्सन है जिसका नाम देवकी था. जो महाभारत में देवकी का पुत्र कृष्ण, पुराणों में देवकी का पुत्र कृष्ण, इंस्क्रिप्शंस में देवकी का पुत्र कृष्ण, बुद्धिस्ट लिटरेचर में देवकी का पुत्र कृष्ण, और वही देवकी पुत्र कृष्ण वेदों में पाया जाता है, छांदोग्य उपनिषद में पाया जाता है. तो ये कैसे अलग अलग व्यक्ति हो गए देवकी पुत्र कृष्ण? तो वेदों में तो महाभारत के जो हिस्ट्री है या कृष्ण का जो हिस्ट्री है उसका एक फाउंडेशन हम डेफिनेटली देख सकते हैं. कुरुवंश जो है, कुरुवंश का वंश का जो रेफरेंस वेदों में है, यदुवंश वो भी वेदों में पाया जाता है. तो ये एथनिक बैकग्राउंड भी उसमें है, जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इसमें है. भरतवंशी थे ये लोग, तो भरतवंश का तो बहुत रेफरेंस वेदों में पाया जाता है. तो इसका जियोपॉलिटिकल भी है, एथनिक भी है, क्रोनोलॉजिकल भी है. तो
द पॉइंट इज कि वेदों का पर्पस ये था नहीं कि वो पूरे इसके ऊपर History को हिस्टोरिकली record डिस्क्राइब करें। उनका पर्पस अलग था, फिर भी वो फिर भी अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज़ इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो एक और बड़ा फेमस नैरेटिव है जो कई वेस्टर्न स्कॉलर इस बात को बार बार बताते हैं कि जो द्वारका के जो कृष्ण हैं वो अलग हैं और जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो अलग है, दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग गुरु हैं। एक के गुरु संदीपनी मुनि हैं और एक के गुरु जो है घोर अंगीरा। तो क्या मतलब ऐसा हम तो सुने कि एक ही भगवान है, कृष्ण एक ही भगवान है, बट क्या ऐतिहासिक दृष्टि से क्या वास्तव में दो भगवान हैं, दो अलग अलग कृष्ण हैं? ऐसा कई नैरेटिव चल रहे हैं मार्केट में। मतलब दो भगवान तो वो लोग नहीं बोलते होंगे, हाँ, दो भगवान नहीं बोलते, बट दो कृष्ण बोलते हैं। यस, बट हम बिकॉज हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो हमारे मन में आया कि अरे दो भगवान है क्या। या बेसिकली ऐसा है कि दो कृष्णा क्यों ये थियरी ज़्यादा फैलाया जाता है ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए कि ये कृष्णा अलग है, ये कृष्णा अलग है, ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट थे। तो ये ऐसे एक बाइफर्केशन नैरेटिव या समटाइम्स ट्राइफर्केशन नैरेटिव जितना हो सके अलग अलग दिखाएं, कंफ्यूजन क्रिएट करें। बट द पॉइंट इज हिस्टोरिकली इसका कोई सब्सटेंस हम देख नहीं पाते हैं। कॉन्स्टेंटली हम ये चीज़ देखते हैं कि देवकी पुत्र कृष्णा जो थे वही मथुरा वृंदावन में जो रह रहे थे, देवकी पुत्र कृष्णा वही कुरुक्षेत्र वॉर में भी थे, राइट? क्योंकि एक हम महाभारत में एक नैरेटिव देखते हैं कि महाभारत में कृष्णा को देवकी पुत्र के नाम से बुलाया जा रहा है जी। मतलब जो महाभारत वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृष्ण, उनको देवकी पुत्र कृष्ण के नाम से बुलाया जा रहा है। जी जी। मतलब जो वृंदावन में जो या मथुरा में ब्रज में जो थे कृष्ण, वही महाभारत टेक्स्ट में देवकी पुत्र कृष्ण के नाम से बुलाया जा रहा है। और एक इंस्क्रिप्शन है जो महाराज स्कंदगुप्त के पीरियड में लिखा गया, तो उसमें भी ये बताया जा रहा है कि देवकी पुत्र कृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे। तो कोई अल्टरनेट कृष्णा का इंस्क्रिप्शन में हम देख नहीं सकते हैं, लिटरेचर में देख नहीं सकते हैं, मतलब जो लिटरेरी एविडेंस है, लिखा हुआ एविडेंस उसमें नहीं है, इंस्क्रिप्शंस में नहीं है। तो ये क्रिएट किया गया है टू क्रिएट कंफ्यूजन। इसके मतलब इसका पर्पस क्या है कि लोगों को पहले आपने जो बोला मतलब जो अलग अलग गुरुज हैं उसको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ क्योंकि उसमें आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो देवकी पुत्र कृष्णा जो व्यक्ति थे जिनका वर्णन हम चांदोग्य उपनिषद में देखते हैं, ये बताया चांदोग्य उपनिषद में ये बताया जाता है कि उनके गुरु का नाम था घोर अंगिरस मुनि। जी जी। और घोर अंगिरस मुनि जो है वो कृष्णा के गुरु थे, इसीलिए ये जो कृष्णा थे देवकी पुत्र कृष्णा, ही इज डिफरेंट, और जो बाद में कृष्णा आए थे वो डिफरेंट, मतलब दो अलग कृष्णाज हैं क्योंकि उनके गुरु ये जो बाद में जो कृष्णा आए थे, हाँ बाद में जो कृष्णा आए थे उनके गुरु सांदीपनि मुनि है। एक कृष्णा के गुरु सांदीपनि मुनि और चांदोग्य उपनिषद के कृष्णा का गुरु के नाम है घोर अंगिरस। तो ये दो अलग है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? लॉजिक ऐसा है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं बिकॉज इनके गुरुज अलग हैं। के गुरु अलग है, इनके गुरु अलग है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गुरुज। बट ये लॉजिक कितना एक एब्सर्ड है, मतलब एक चाइल्डिश आर्गुमेंट है। क्या आपके फिजिक्स टीचर एंड मैथ्स टीचर सेम थे? नहीं, अलग है। कभी कभी सेम हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो दोनों में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, पर ज्यादातर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है जो उसी में डिग्री करता है, उसी में पढ़ता है और स्टूडेंट्स को उसी में सिखाता है। करेक्ट। तो आप उसके पास उसी सब्जेक्ट के लिए जाएंगे ना। आप थोड़ी ना पीटी टीचर के पास जाके आप थोड़ी ना बायोलॉजी सीखेंगे। करेक्ट राइट? बायोलॉजी टीचर के पास आप जाके आप नहीं सीखेंगे, केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे। यू मे लर्न, उनको कुछ पता हो सकता है बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो उसमें एक्सपर्ट हो। करेक्ट। तो कृष्ण के टाइम पे मल्टीपल गुरुज उनके थे। हम ज्यादातर जानते हैं सांदीपनि मुनि। यस, मैं भी उन्हें जानता हूं। हाँ, और एक गुरु भी थे, अगर आप देखेंगे इन महाभारत में ही इसका वर्णन है कि कृष्ण के और एक गुरु थे जिनका नाम था उपमन्यु। ओके। सांदीपनि मुनि तो हैं, उपमन्यु भी थे। सो वही जो कृष्ण थे जो महाभारत के थे, जो वृंदावन के थे, उनके सांदीपनि मुनि भी गुरु हैं, उनके उपमन्यु भी गुरु हैं, घोर अंगिरा भी उन्हीं के गुरु हैं। घोर अंगिरा भी उनके गुरु हो सकते हैं। व्हाई नॉट? ये गुरु अलग हैं इसलिए व्यक्ति अलग है। ये लॉजिक इतना डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप
आपने फिजिक्स टीचर से कुछ सीखा और आपने मैथ्स टीचर से भी कुछ सीखा, तो आप दो अलग व्यक्ति हैं। हाँ, बोलो। नहीं ऐसा कैसा लॉजिक है? अच्छा बिल्कुल बकवास लॉजिक है, मतलब चाइल्डिश लग रहा है चाइल्डिश है। कि आपके गुरुज अलग अलग हैं तो इसीलिए मैं व्यक्ति अलग अलग हूँ। ये कैसा लॉजिक है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक ही कृष्ण थे जो देवकी पुत्र कृष्ण थे, जिन्होंने महाभारत वॉर में पार्टिसिपेट किया, वही द्वारका गए थे। यही नैरेटिव लिटरेचर में पाया जाता है, इंस्क्रिप्शंस में पाया जाता है, यही नैरेटिव हर की जगह पे पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक डिफरेंट नैरेटिव दे रहा है जो इतने हजारों साल से चला आ रहा है, स्टैंडर्ड है, सब एविडेंसेस उसका है, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग थियरी देना जरूरी है। और उनका ऐसा थियरी होगा कि गुरु अलग है तो ये व्यक्ति अलग है। मतलब आप सोच के देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन जो एक थियरी को पकड़ के आ रहा है, और आप बोल रहे हैं गुरु अलग है, व्यक्ति अलग है, इसलिए मैं इस थियरी को मान नहीं रहा हूँ। ये कितना स्टूपिड है, कितना चाइल्डिश है। करेक्ट करेक्ट। आजकल हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम पे जो कॉमेडी चलता है, ये ऐसा भी एक तरह का कॉमेडी है। करेक्ट। तो इसको हंसने से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। इट्स वेरी मतलब कई लोग इनको सुन के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हाँ ऐसा है क्या, वैसा है। ये बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। जो कॉलोनियल स्कॉलर्स का क्या है, वो फेथलेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ये गलत ही होगा अगर आपका ऑकरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चश्मा है, मैं एक ब्लू कलर का चश्मा पहन रहा हूँ या ब्लैक शेडेड चश्मा पहन रहा हूँ, तो मैं उसी रंग में चीजों को देखूंगा। अगर आप उस बैकग्राउंड से, उस कल्चर से आ रहे हैं जहाँ पे आपके कल्चर के हिसाब से जो मूर्ति पूजा करता है वो नीच है, आपके कल्चर के हिसाब से आप आ रहे हैं जो जैसे मंदिर में वगैरह पूजा पाठ कर रहा है वो नीच है, उनके जो ईश्वर है उसको जो मान नहीं रहा है वो नीच है। अगर आप उस ऑकरेंस से आ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें गलत दिखना शुरू होगा या इम्परफेक्ट। तो उसमें आप हमेशा ऐसे ही, जैसे you start sniffing out where are the problems, let me search out some problems, correct, और उसी को बिल्डअप करूँ, उस पे थियरी बनाऊँ। एंड इट्स वेरी सैड कि जो आज हम करंट हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ज्यादातर वेस्टर्न स्कॉलर्स की हिस्ट्री। हाँ, बिकॉज ये एक स्वदेशी नैरेटिव बहुत जरूरी है कि हम अपने नैरेटिव को हम ठीक से प्रेजेंट करें, बैक्ड अप बाय प्रॉपर रिसर्च, और हमारे चीज को हम स्ट्रांगली प्रेजेंट करके इसको सब्सटेंशिएट करें कि ये चीज है, ऐसा है, और इसका प्रूफ भी है। जो आपने शायद अपने बुक के माध्यम से करने का जो प्रयास किया है, दैट जी स्वदेशी नैरेटिव। एक और बड़ा फेमस नैरेटिव चलता है सर, कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि कृष्णा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था और क्राइस्ट का एग्जिस्टेंस है, जीसस क्राइस्ट का, और कृष्णा इज कमिंग फ्रॉम क्राइस्ट। सो ये एक बड़ा फेमस नैरेटिव है। कई सारे बड़े जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं वो इन चीज़ों को कोट करते हैं, तो जो नए लोग उनका फेथ हिल जाता है कि हिंदुइज्म इज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और कृष्णा इज कमिंग फ्रॉम क्राइस्ट। तो इसके आपका जो रिसर्च है, बिकॉज आपने क्या फाइंड किया इसके ऊपर? जैसे मैंने ये चीज़ देखा कि जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, many of them had a mischievous nature. मतलब they were coming with an occurrence. जो हम occurrence मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक चश्मा है, तो उस चश्मे में मैं अपना ब्लू रंग का या ब्लू शेडेड चश्मा है या ब्लैक शेडेड चश्मा है, तो मैं सब चीज़ों को ब्लूइश या ब्लैकिश देख सकता हूँ और मैं एस्यूम कर लेता हूँ कि रियलिटी ऐसा ही है। तो उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड से वो आए थे, उसके हिसाब से ही वो भारत को देख रहे थे और उनके हिसाब से भारतीय जो मंदिर में या पूजा पाठ करते हैं या जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो दे आर लो, नीच है, कैसे हो सकता है, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, जो भी डेरोगेटरी वे में दे यूज्ड टू थिंक अबाउट द इंडियंस। तो देन दे रियलाइज्ड कि सिमिलैरिटीज कहीं पे मिल नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जन्स करने के लिए एक मेजर चीज़ है कि आप एक ब्रिज बनाएं जहाँ पे देयर आर पोटेंशियल सिमिलैरिटीज बिटवीन द अदर साइड, और बोले कि देखो तुम्हारा और मेरा बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, तुम हमसे आए हो। करेक्ट। सो तुम हमसे आए हो, सो वैसे टाइप को का नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना। और उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म में ज़्यादा कनेक्टिविटी वो एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बुद्धिज्म इज मोर ऑन दी अवॉइडिंग गॉड, एंड सो जैनिज्म भी इन मेनी वेज अवॉइडिंग गॉड टाइप का। तो वो देख पा रहे थे कि हमारा ब्रिज नहीं बन पा रहा है किसी के साथ, शैविज्म के साथ भी ज़्यादा वो बना नहीं पाए। ऑल्दो साउथ इंडियन
शाइविज्म जो है उसके साथ उन्होंने बहुत सारी खिलवाड़ एंड ट्राई टू मेक ब्रिज विद इट, वो अलग स्टोरी है। बट विद रिगार्ड्स टू जनरली सनातन धर्म, तो उन्होंने वैष्णविज्म को बहुत लाइक किया ब्रिटिश स्कॉलर्स ने। स्पेशली मैं कोट करना चाहूँगा हॉपकिंस को। हॉपकिंस वाज रियली इन्फ्लुएंशियल इन डूइंग मेनी थिंग्स लाइक दिस। तो हॉपकिंस को कोट करके इवन रिसेंटली भी पेपर्स पब्लिश हुए जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा जो है इट इज़ एक्चुअली जो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन कॉल्ड कृष्णा, उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ किया था इन मेनी वेज वो जीसस क्राइस्ट से इंस्पायर होके लोगों ने उसको डेवलप किया है। ओरिजिनली ऐसा व्यक्ति मे बी हुआ होगा बट नॉट द वे ही इज़ राइट नाउ, वो पूरा कंसीव हुआ है बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। तो इसके लिए मैंने एक पेपर आपको अभी मैं कोट करना चाहता हूँ जो प्रॉब्ली ऑडियंस वुड लाइक टू चेक इट आउट ऑन द इंटरनेट। इसका नाम है क्रिश्चियन एलिमेंट्स इन लेटर कृष्णाइज्म एंड इन अदर हिंदुइस्टिक सेक्ट्स, SCCTS सेक्ट्स। सो इसमें एक लाइन है जो मैं अभी स्पेशली कोट करना चाहता हूँ। ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स कृष्णाइज्म एज हॉपकिंस करेक्टली ऑब्जर्व्स was by nature most easily accessible for Christian influences. फिर से बता रहा हूँ, of all Indian religions, Krishnaism, as Hopkins correctly observes, was by its nature most easily accessible for Christian influences. मतलब वो बता रहे हैं कि ये रिलीजन ही ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन से इन्फ्लुएंस हुआ होगा, कृष्णाइज्म, नॉट इवन वैष्णविज्म। वैष्णविज्म तो विष्णु आ जाते हैं वहाँ पे। Correct. तो कृष्णाइज्म उनका फेवरेट था, मतलब जो कृष्ण भक्ति जो फॉलो कर रहे हैं उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरा क्राइस्ट से इम्पैक्ट हुआ है। ये चीज वो लोग फैला रहे थे भारत में। इसका पूरा एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी ये है, देखिए नाम में भी सिमिलैरिटीज है, क्राइस्ट एंड कृष्णा। तो चलो क्राइस्ट से ही कृष्णा आए होंगे। एक ये थियरी फैलाना शुरू कर दिया। कृष्णा भी, क्राइस्ट वाज अ शेपर्ड एंड कृष्णा इज आल्सो अ ग्वाला, काउहर्ड, यू नो। सो कृष्णा मस्ट, हाँ सिमिलैरिटी है, तो कृष्णा भी क्राइस्ट से आए होंगे। ये होंगे ये रियलिटी कुछ नहीं है इसमें। एंड जीसस वाज अ रिलीजियस प्रीचर, जीसस क्राइस्ट वाज अ रिलीजियस प्रीचर एंड कृष्णा वाज आल्सो प्रीचिंग रिलीजन। सो देयरफॉर, हाँ भगवद गीता में। सो ये कृष्णा जो है, बहुत सारे कृष्णाइज्म, मतलब जो कृष्णा कल्चर, कृष्णा पर्सनालिटी, ये बहुत सारा क्राइस्ट से ही आया होगा। ये थियरीज फैलाना शुरू की है। इसका ये बैकग्राउंड है कि वो एक ब्रिज बनाना चाह रहे थे फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन, ऑन मोस्ट पॉसिबली कन्वर्जन, कि नहीं तो कन्वर्जन भी हो सकता है, नहीं तो एक सुप्रीमेसी दिखाना कि हम देखो हम ही ओरिजिनल थे, हम ही ओरिजिनल थे, आप लोगों ने हमसे कॉपी किया है। करेक्ट ये हो सकता है। तो एनीवे, इन एनी केस अगर आप देखेंगे ये चीज बहुत स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया गया था। बट ये कितना वियर्ड है, बिकॉज यू फाइंड inscriptions, you find cave paintings, you find literature, be it Vedas, be it Buddhist, be it Jain, be it Tamil Sangam, या कितने सारे लिटरेरी एविडेंसेस हैं। करेक्ट। यहाँ सब पे कृष्ण का नाम वर्णन है, बहुत सारे 2000 साल पुराने, 2000 साल से ज्यादा पुराने। मतलब 2000, अगर हम जीसस क्राइस्ट का सपोज्ड एज, बहुत इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि व्हेन जीसस वाज बोर्न, एक्चुअली बोर्न, कुछ लोग तो उनको मिथिकल भी कहते हैं। मैं इस पे रिसर्च नहीं किया हूँ तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट 2023 साल पहले अगर अस्यूम करेंगे कि जीसस आए थे, प्रेजम्पचुअसली अगर 2023 साल पहले जीसस एक्चुअली आए थे, तो वहीं से हम वो AD BC सिस्टम उसी का वहीं से शुरू होता है टाइम। तो 2023 साल के पहले तो फिर कृष्णा का कुछ एविडेंस नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। बट हम ये देखते हैं कि 2200 साल पुराने इंस्क्रिप्शंस है जिसमें वासुदेव कृष्ण का नाम है। 2300 साल पुराने केव पेंटिंग्स हैं जिसपे कृष्णा कार्व्ड हुए हैं। 2200 साल पुराने कॉइन्स हैं, सिक्के हैं जो अफगानिस्तान में मिले हैं जहाँ पे कृष्ण का वर्णन है। करेक्ट। तो ये कैसे हो गया? मतलब अगर एक व्यक्ति पहले आया है, उसको रोल मॉडल बना के कृष्ण को क्रिएट किया गया था, या उसके पेंटिंग्स और उसके, तो वो कैसे क्राइस्ट के पहले कैसे आ गए? कैसे कृष्णा कैसे मिल रहे हैं क्राइस्ट के पहले, सो कॉल्ड पीरियड ऑफ क्राइस्ट के पहले कैसे मिल रहे हैं? राइट। तो ये चीज है जो, अगर जीसस एक्चुअली हिस्टोरिकल थे तो इवन देन जीसस का पीरियड अगर 2023 है, 23 साल पहले अगर वो आए थे, उनके पहले कैसे कृष्णा मिल रहे हैं? कृष्णा के जो आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, कैसे मिल रहे हैं?
तो ये चीज़ क्लियरली दिखाता है कि ये जो पूरा बायस था ब्रिटिश स्कॉलर्स का, वो एक क्लियर बायस था कि ये सब चीज़ें सच नहीं हो सकता है और इसमें कुछ अच्छा हुआ तो हमसे आया होगा। इसको एक प्रिजम्पचुअस नैरेटिव क्रिएट किया गया था। आई एम वेरी शॉक्ड कि very prestigious institute like Harvard, these institutes are publishing this kind of research paper. हाँ, जैसे ये जो पेपर है ये पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया है। So and so many people have blind faith on Oxford and Harvard. हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे अभी जो भी यहाँ पे हम इस बुक में बोल रहे हैं इसको भी लोग स्टडी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ट्राई टू सी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज नोबडी इज आस्किंग यू टू बिलीव इट ब्लाइंडली। सो हर कोई चीज़ को, तमिल में एक प्रोवर्ब है जो बहुत फेमस है, कन्नाल कान पदम पोई कादाल के पदम पोई तीव्र विसारी पदे में, मतलब जो आप देख रहे हो उसको बिलीव मत करो, सुन रहे हो उसको बिलीव मत करो, खुद का इंक्वायरी रिसर्च शुरू करो। तो मैंने भी उस इंक्वायरी में मैंने पाया कि झूठ नहीं हो सकता है, कृष्णा एंड महाभारत दे कैन नॉट बी मिथिकल। करेक्ट। तो आप अपना इंडिविजुअल रिसर्च करिए। करेक्ट। हार्वर्ड ने बोला, ऑक्सफोर्ड ने बोला करके नोबडी इज आस्किंग यू टू बिलीव इट ब्लाइंडली, यू शुड डू योर इंडिपेंडेंट रिसर्च। तो उसके हिसाब से ये चीज क्लियर है कि कृष्णा नाम के जो व्यक्ति थे वो बहुत पहले थे। जीसस, द सो कॉल्ड जीसस पीरियड का, सो कॉल्ड पीरियड ऑफ जो जीसस क्राइस्ट है 2023 साल पहले, उसके पहले ही कृष्णा नाम के व्यक्ति थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। हिस्टोरिकली वी कैन प्रूव। हाँ, मतलब अगर वो व्यक्ति थे इसीलिए तो उनका जो कार्विंग्स पाया जाता है, डेटीज पाया जाता है, मतलब विग्रह पाए जाते हैं, नहीं तो इंस्क्रिप्शंस में क्यों लिखा गया, वो पहले ही थे इसीलिए तो उनका हिस्टोरिकल इंपैक्ट देख पा रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर चाइल्डिशली मेड अप थिंग्स। तो ये एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि अगर महाभारत इज नॉट मिथ, सो जब कुरुक्षेत्र में एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर ह्यूमन स्केलेटन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सुना महाभारत में 64 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए और उनकी मृत्यु हो गई, बड़ा मास लेवल पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वहाँ ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिल रहे हैं। तो ये लोग तर्क देते हैं कि मिथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सकवेशंस ज़्यादातर हुआ नहीं है। इफ़ यू सी अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट, इनका नाम मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, सारा पैरकैक। तो वो बताते हैं कि भारत का 90% अभी तक एक्सकवेट नहीं हुआ है। इंडियन हेरिटेज 90% इज स्टिल नॉट एक्सकवेटेड, व्हिच मींस इधर वो दबा हुआ है नहीं तो डूबा हुआ है। सो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कुरुक्षेत्र का एंटायर डिस्ट्रिक्ट एक्सकवेट हो चुका है? हर एक जगह पे हमने खुदाई कर ली, शायद अभी तक नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सी एक्सकवेशंस में ये होता है, दो चीज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशंस, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सकवेशंस। वर्टिकल एक्सकवेशन मींस आप छोटा एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कितना छोटा, फॉर मी समथिंग इज छोटा, दिस मच लाइक 500 स्क्वायर मीटर्स इज अ स्मॉल लैंड, सो उसको मैं चूज कर रहा हूँ, या 1 स्क्वायर किलोमीटर। हर कोई का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है कि वो कितना होना चाहिए, बट जनरली एक छोटे एरिया को मैं सेलेक्ट करके उस पर डेप्थ में जाके एक्सकवेट कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ, दैट्स बेसिकली अ वर्टिकल एक्सकवेशन। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। हॉरिजॉन्टल मींस मैं लार्जर एरिया को एक लाइक अ ह्यूज, लाइक मे बी यू कैन से अ विलेज टाइप, पूरा बड़ा एरिया सेलेक्ट करके पूरा एरिया को मैं रिसर्च करके वहाँ पे हर जगह पे खुदाई कर रहा हूँ। दैट्स हॉरिजॉन्टल। भारत में मेजॉरिटी जो महाभारत रिलेटेड साइट्स के जो आर्कियोलॉजी रिसर्च हुआ है, मेजॉरिटी हैव बीन वर्टिकल एक्सकवेशंस, हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ है। तो बहुत सारे साइट्स अभी भी बाकी हैं जिन पे काम करना बाकी है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि महाभारत युद्ध का जो, अगर आप जोग्राफिकल स्पेस देखेंगे, तैत्तिरीय आरण्यक में ये वर्णन आता है कि जो कुरुक्षेत्र नाम का जो लोकेशन है, इट इज नॉट जस्ट अ सिटी, वो एक सिटी सिर्फ नहीं था, इट इज अ लार्ज एरिया, राइट? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, ये गीता ऐसे शुरू होता है, बेसिकली वो क्षेत्र धर्म के लिए था। वो इतना पवित्र था कि लोग वहाँ पे अपना पुण्य कार्य करने के लिए they used to come there. इसका स्पिरिचुअल एंड एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था कुरुक्षेत्र। तो वॉर को कुरुक्षेत्र, उन्होंने महाभारत लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र क्यों चूज की थी? क्योंकि उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत था, ये हम वेदों में भी देख पाते हैं, एक कल्चर बहुत था। इसीलिए अगर आप देखेंगे
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब ऑलरेडी एक धार्मिक स्थल था, उसी को चूज किया गया। जी जी। इतना क्लियर है। तो अगर हम सोचेंगे कि कुरुक्षेत्र एक सिटी है, उसी पे मुझे एक्सकवेट करना है, उस पर नहीं मिला तो महाभारत झूठ है। ये लॉजिक भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कुरुक्षेत्र सिटी में मिला भी है। कुरुक्षेत्र सिटी में अराउंड हड़प्पन पीरियड के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ओके। लेट हड़प्पन पीरियड के मिले। तो कुरुक्षेत्र में एक्सकवेशंस में वी हैव फाउंड एविडेंसेस। बट महाभारत के टेक्स्ट को अगर देखेंगे, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन वेयर वन सोल्जर वाज फाइटिंग एंड दूसरा सोल्जर यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल भीष्मा इज फाइटिंग इन वन प्लेस एंड अर्जुन इज फाइटिंग, ये ज्योग्राफिकली बहुत दूर था। एक जगह पे तो ये बताया जाता है कि जैसे अर्जुन यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, द्रोण वहाँ पे द्रोणाचार्य लड़ाई कर रहे हैं, तो वो तो बहुत दूर था। मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 20 to 30 किलोमीटर दूर था। एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 किलोमीटर। मतलब आप 20 से 30 किलोमीटर एरिया, तो उसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा? क्या हमने वो सब एक्सकवेट किया है, सब पे हम रिसर्च किए हैं? वी हैव नॉट। एंड देन आपने जो सवाल पूछा स्केलेटन्स का, मतलब जो ह्यूमन रिमेन्स है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो एक चीज है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्काई ब्यूरियल, जो प्रैक्टिस उस टाइम पे, ऐसा महाभारत ऐसा नहीं बोल रहा है कि उन्होंने स्काई ब्यूरियल प्रैक्टिस किया था, बट उस तरह का एक चीज बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हो रहा था। मैं स्काई ब्यूरियल का कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूँ। स्काई ब्यूरियल क्या होता है? कुछ कल्चर, जैसे टिबेटियन कल्चर्स में क्या होता है, कोई मर गया जी, उसको क्या करते हैं, जस्ट पहाड़ के ऊपर जाके रख देंगे उसके बॉडी को, जलाने से राख हो जाएगा। और जैसे इब्राहिमिक रिलीजन्स में उसकी बॉडी को कब्र में डालते हैं, तो दैट इज ब्यूरियल एंड दिस इज क्रेमेशन। तीसरा टाइप है स्काई ब्यूरियल। स्काई ब्यूरियल मींस हवा में उसको बरी करना। बेसिकली हवा में मतलब ऐसा नहीं कि हवा में फेंक दिए, हवा में रख दिए उसको, मतलब ओपन में रख दिए, तो एनिमल्स उसको आके खाते हैं। तो महाभारत वॉर में अगर आप देखेंगे, शल्य का डेथ, शल्य जो इतने पावरफुल वॉरियर थे, he was the chariot of Karna, हाँ, कर्ण के जो चैरियट ड्राइवर थे, उनका जो डेथ है बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। मतलब इतने सुंदर शल्य हैं, उनके आंख को जैसे क्या बोलते हैं, निकाल रहे हैं। और निकाल रहे वल्चर्स, ईगल्स, दे आर टेकिंग आउट हिज आईज फ्रॉम हिज बॉडी। बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो ह्यूमन रिमेन्स उसी टाइम पे कंजप्शन भी कर रहे हैं एनिमल्स, जो एनिमल्स स्कैवेंजर एनिमल्स है, जैकल्स हो या, वो तो उसी टाइम पे हो रहा है। ये एक चीज है। दूसरा चीज है स्त्री पर्व में, अगर आप देखेंगे स्त्री पर्व चैप्टर 26, एक पर्टिकुलर वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर क्या करते हैं, जो भी मरे हुए सोल्जर्स हैं, जो वीर हैं, सबके जो शरीर के जो रिमेन्स हैं, सब एक ही जगह पे लेके आके सबको अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बेसिकली सबका बॉडी राख कर दिया उन्होंने। ये महाभारत टेक्स्ट में है कि उसी टाइम पे उनके बॉडी को उन्होंने जला दिया है। तो आप कैसे उसका एविडेंस पा सकते हैं? आपको कैसे मिलेगा? जब जला दिया गया है तो कैसे मिलेगा? सो हाउ वी विल रीच टू द कंक्लूजन कि मतलब अगर कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेंगे, अभी हम आर्कियोलॉजी भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सकवेशन भी नहीं कर, अगर आपको वो रिसर्च करना है महाभारत के हिस्टोरिसिटी में, एक बहुत पोटेंशियल जगह है, वो तो है द्वारका। क्योंकि भगवान की लीला ऐसी थी कि जैसे हम हिस्टोरिकली अगर बात करेंगे कि भगवान जब वहाँ से, कृष्ण वहाँ से यादव से बाहर निकल रहे हैं, तो पूरा सिटी जो है पानी के अंदर चला जाता है। तो उसका एविडेंस आज भी हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर एस.आर. राव के रिसर्च में ये दिख जाता है कि सिटी है अंदर, उसके रिमेन्स है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैं द्वारका से ही पूछना चाह रहा था आपसे, as I have written something। जैसा आपने बताया कि द्वारका के ऊपर ऑलरेडी कई रिसर्च हो चुके हैं। डॉक्टर एस.आर. राव का नाम आपने कोट किया। जी। तो उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि द्वारका सिटी 1500 BC पहले वो एग्जिस्ट करती थी, मतलब 3500 साल पहले द्वारका सिटी थी वहाँ पर, एंड वो सबमर्ज हो गई। और एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर राजीव निगम, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि 7500 ईयर्स पहले सी लेवल बहुत ऊपर थी, फिर बाद में 3500 ईयर्स में सी लेवल डाउन होता है, फिर वहाँ द्वारका सिटी बनती है, फिर बाद में फिर से वो सबमर्ज हो जाती है। तो कई बार एज ए डिवोटी हम लोगों को बताते हैं कि द्वारका सिटी मिल रहा है, सो महाभारत इज नॉट मिथ। तो अगला क्वेश्चन ये भी कई लोग पूछते हैं कि
बट जो द्वारका सिटी में जो एक्सपर्ट्स वो बता रहे हैं कि द्वारका सिटी 3500 ईयर्स ओल्ड है, और स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, हमारे संप्रदाय बता रहे हैं कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ है। तो ये जो 1500 साल का गैप है अभी भी, तो ये मतलब ये रिसर्च से बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि स्क्रिप्चर के साथ मैच नहीं कर रहा वो टाइम पीरियड। तो इसके ऊपर आप मतलब आपका क्या रिसर्च है, क्या ओपिनियन है? सो द पॉइंट से मैंने पहले बताया था, भारत के जो 90% साइट अभी भी रिसर्च बाकी है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। अभी डॉक्टर SR राव का जो रिसर्च था द्वारका के अंदर, तो उन्होंने काम शुरू तो किया, कुछ साल किए, बट देन उनकी भी एक डिफ़िकल्टी थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द जियोपॉलिटिकल रीजन एट दैट टाइम कि वो बहुत फेमस हो रहे थे, उनका बहुत सक्सेसफुल हो रहा था, बट एक स्टेज के बाद वो रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाई। तो बिकॉज उनका जो पीरियड था, इवन बिफोर आई वाज बॉर्न, उस टाइम पे उनका वो द्वारका का जो रिसर्च चल रहा था, तो कुछ ना कुछ तो कारण था कि उन्होंने बीच में छोड़ दिया। इतना अच्छा रिसर्च किया, पानी के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स है उसको निकाल के उन्होंने प्रेजेंट किया, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद वो स्टॉप हो गया। जी, मैं पता नहीं क्यों। मे बी पॉलिटिकल रीजंस कैन बी, हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए फंडिंग चाहिए। जैसे अभी मैं ये बुक लिखी, तो इसको लिखने के लिए सपोर्ट नहीं है। अच्छा करियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मैं यूएस में बैठ सकता था। मैं सोचा नहीं, देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, हिस्ट्री पे कोई ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, चलो इस पे करते हैं। तो इसको एक साधारण बुक लिखने के लिए लोगों को पता नहीं होता है कि इसके पीछे कितना मेहनत होता है। जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिटिंग, इस पे कितना काम होता है। लोगों को बस एंजॉय करना है, वीडियो देखना है, बुक आसान से पढ़ना है, बट मेहनत कितना होता है इसके पीछे। तो डॉक्टर SR राव का भी मेहनत बहुत था, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद वो स्टॉप किया गया। इधर वो स्टॉप किए वॉलंटरीली, और पता नहीं क्या रीज़न था कि वो स्टॉप हो चुका था। अभी इस कॉन्टेक्स्ट को आप मन में रख लीजिए। दूसरा एक चीज़ है कि आप बोल रहे हैं सी लेवल स्टडीज़ के हिसाब से, आप बोल रहे हैं कि सी लेवल राइज हुआ था एंड देयरफॉर द्वारका सबमर्ज। अभी सी लेवल राइज को द्वारका के सबमर्जिंग के साथ लिंक करना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? महाभारत के टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे, इट डजंट डिस्क्राइब ऑफ अ सी लेवल राइज, लाइक इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लेवल राइज इक्वेशन। अगर आप श्लोकों को ध्यान से देखेंगे, कुछ स्कॉलर्स तो इसको रख के पूरा अपना चला रहे हैं सब कुछ, बट ये एक प्रॉब्लमेटिक एजम्पशन है कि सी लेवल राइज में द्वारका सबमर्ज, ये हो नहीं सकता। क्यों? बिकॉज अगर आप डिस्क्रिप्शन जो भी महाभारत का देखेंगे, इट वाज अ वायलेंट एक्टिविटी ऑफ द सी। वायलेंट एक्टिविटी कुछ हुआ है, वायलेंट, either it's a tectonic movement or it's an underwater earthquake or possibly coupled with a later tsunami। ऐसे टाइप का इवेंट है। सी लेवल राइज तो ग्रेजुअली होता है। अगर सी लेवल राइज से द्वारका सबमर्ज हुआ, सी लेवल राइज तो आपको पता है ना, 1 मीटर ऊपर होने के लिए कितना टाइम लगता है, सारा साल लग जाता है। इट्स अ ग्रेजुअल इवेंट, राइट? तो सी लेवल पूरे द्वारका को सबमर्ज करना, व्हाई इज देयर पैनिक, व्हाई इज यादव टेलिंग चलो भागे यहाँ से, फिर बाहर आके निकलते हैं, बहुत बड़ा वेव खड़ा होके आ रहा है, दे आर सीइंग, इट्स मोर लाइक दे आर ट्राइंग टू से इट्स अ ह्यूज वेव, मे बी पॉसिबली अ सुनामी, और अंडर वाटर टेक्टोनिक मूवमेंट से पूरा सिटी ऐसे जिस सरफेस पे वो बनाया होगा, मोस्ट पॉसिबली वो सरफेस अंदर से टूट के क्रैक होके ऐसे ही पानी के अंदर डूब के चला गया। दैट इज द मोस्ट प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन। आप नहीं बोल सकते कि सी लेवल राइज हुआ, द्वारका सबमर्ज हुआ। एक वेरी चाइल्डिश एंड एक प्रिजम्पचुअस कंक्लूजन है कि हाँ, सी लेवल राइज हुआ, द्वारका सबमर्ज हुआ। मे बी रिमेन्स ऑफ some sections of ancient archaeological sites वो सी लेवल राइज के कारण बाद में धके हुए होंगे, बट इट्स नॉट दैट महाभारत पीरियड का जो द्वारका था वो सी लेवल राइज के कारण ही अंदर गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ वायलेंट एक्टिविटी ऑफ द सी ड्यू टू अ टेक्टोनिक मूवमेंट, ड्यू टू अ अर्थक्वेक। दिस रिक्वायर्स मोर रिसर्च। इस पे बहुत सालों का रिसर्च जब जाएगा, तब जाके हम एक्सैक्ट साइंटिफिक रीजन ढूंढ सकते हैं कि ये क्यों सबमर्ज हुआ है, कैसे हुआ, इसका पूरा बैकग्राउंड हम स्टडी कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत हाइपोथेसिस है, बट सी लेवल राइज तो हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स सी लेवल राइज माइट हैव कवर्ड सम साइट्स व्हिच वेर ब्रोकन और व्हिच वर डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी, वो कवर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सी लेवल राइज एंड द्वारका, ये कैसा है? ये लॉजिक इतना सही नहीं लग रहा, इट्स नॉट दैट साइंटिफिक। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि जो सी लेवल थियरी है उसमें बहुत प्रॉब्लम है,
एंड रिगार्डिंग SRR वो खुद बोलते हैं कि मुझे और रिसर्च करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट रीजंस. सो द पॉइंट इज कि जो ट्रेडिशनल डेटिंग ऑफ द महाभारत है करीब 5000 साल पहले, एग्जैक्ट डेट तो मैंने बुक में दी है विद इंस्क्रिप्शंस के साथ. तो एग्जैक्टली महाभारत 5000 समथिंग साल पहले जो हुआ था उसको हम आर्कियोलॉजिकली अभी भी डिस्प्रूव नहीं किए. इन हिस्ट्री देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टर्मिनस एंटिक्वेम. टर्मिनस एंटिक्वेम मतलब एक लोअर लिमिट ऑफ डेटिंग. उसके बाद एक इवेंट हो नहीं सकता है, उसके पहले ही होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप रख लीजिए कि मोदी जी हैं, वो अपने किताबों में फॉर एग्जांपल मोदी जी, एग्जांपल के लिए प्रिजम्पशस बता रहा हूँ, मोदी जी एक किताब लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल गांधी का वर्णन किया जी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. तो अभी क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि गांधी अपने किताब में मोदी जी का वर्णन कर रहे हैं. जो इवेंट पहले आ रहा है जी, राइट, उसके बाद अभी मोदी जी ने बुक लिखा गांधी के बारे में, तो उसके बाद तो गांधी नहीं आए होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. बुक लिख के जब लिखे थे उसके पहले कभी भी आए होंगे. वो 100 साल पहले हो सकता है, 50 साल पहले हो सकता है, 5, वी डोंट नो. ऑफ कोर्स उस पे काम करके वी विल फिक्स द डेट. करेक्ट. सो द पॉइंट इज कि इसरो के रिसर्च में ये पाया गया, बहुत सारे पेलियो चैनल मैप्स पाए गए जिन्होंने उन्होंने निकाल के ये चीज प्रेजेंट किया. पेलियो चैनल मैप, पेलियो चैनल मैं समझा रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ. देयर इज अ रिवर कॉल्ड एज सरस्वती, जो वेदों में उसका बहुत वर्णन पाया जाता है. नदी तमे, मतलब नदियों में सबसे उत्तम जो नदी है, ग्रेटेस्ट रिवर है सरस्वती. आज सरस्वती नदी है नहीं. एक टाइम पे सरस्वती नदी फ्लो हुआ करती थी. तो सरस्वती नदी सूख गई थी. कब सूखी? According to the Paleo Channel research, it dried at around 1900 BC. Approximately बता रहा हूँ. Exact date तो इसी साल, इसी month, इसी date वो zero in करना near to impossible है. But approximately 19th century BC, मतलब आज से 2023 साल पहले जाएंगे तो जीरो मिलेगा आपको. वहां से करीब 1900 साल पहले, करीब 3900 साल पहले अप्रोक्सीमेटली सरस्वती नदी सूख गई थी. तो अगर कोई लिटरेचर सरस्वती नदी के बारे में वर्णन कर रहा है कि सरस्वती नदी बह रही है, तो मतलब उसके पहले ही तो लिखी होगी. बिल्कुल. तो 1500 BC डेट को भी हमें रिकंसिडर करने की जरूरत है. इस बेसिस पे कि जो सरस्वती रिवर का जो रेफरेंसेस है उसके बेसिस पे क्लियरली पॉसिबल है कि वो पहले ही महाभारत का जो वर्णन है, मतलब महाभारत जो टेक्स्ट सरस्वती का वर्णन करता है, इट इज मोस्ट लाइकली महाभारत वाज रिटन बिफोर द ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती. ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास हजारों साल का एक ट्रेडिशन है जो एल्मेनेक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के जो एस्ट्रोलॉजी का जो एल्मेनेक्स है, एल्मेनेक्स मतलब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट, अगर आप उनके कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी करने वाले जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास एल्मेनेक्स होता है, टेबल्स होता है, पूरा कैलकुलेशन करते हैं. यस यस. उसमें आप देखेंगे लिखा रहेगा कलयुग का डेटिंग लिखा रहेगा. बता दें कि इस साल इतने साल पहले कलयुग शुरू हुआ, उसी साल हुआ युधिष्ठिर महाराज राज्य पे आ रहे हैं, युधिष्ठिर शका जिसको बोलते हैं, वो एक एरा सिस्टम था, कलयुग का जो एरा सिस्टम था. और तीसरा जो एक सिस्टम था कि उसी साल महाभारत वॉर भी हुआ. मतलब महाभारत वॉर कंप्लीट होता है, युधिष्ठिर महाराज राजा बनते हैं, और उसके तुरंत बाद कलयुग, कुछ टाइम के बाद कलयुग शुरू हो जाता है. तो ये तीनों लिटरली एक ही साल पे आ रहे हैं. तो इतना पुराना ट्रेडिशन. अब भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से इवन थाईलैंड में भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो वो एग्जैक्ट उसी साल को पोर्ट्रे करते हैं. तो ये सब गलत कैसे हो सकते हैं जो इतने, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो अपने हिस्ट्री को बहुत वैल्यू देता था. बिल्कुल. महाभारत जैसे एक इम्पोर्टेंट इवेंट जिसका वर्णन लिटरली 400 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस में है. महाभारत rather I would say not exactly महाभारत, कलियुगा डेटिंग एंड युधिष्ठिर शका, ये तीनों एक ही साल था. ये तीनों का वर्णन इधर महाभारत का या युधिष्ठिर शका का या कलियुग का वर्णन 400 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस है जो उस डेट को पॉइंट कर रहे हैं, 3101 BC. और ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्क्रिप्शन है आइहोले इंस्क्रिप्शन, जो कर्नाटक में पाया जाता है. इसमें क्लियर लिखा गया कि जो साल इतने साल पहले पीछे जाओगे तो कलयुग मिलेगा, इतने साल पीछे जाओगे तो महाभारत हुआ. तो इंस्क्रिप्शंस है, लिटरेचर आर्यभट्ट तो क्लियरली लिखते हैं कि इतने साल पहले कलयुग शुरू हुआ. एक इससे क्वेश्चन आ रहा है कि जो आप अभी बता रहे हैं इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो ऐसे कौन से मेजर
ऐसे प्रूफ हैं जिनको हम आज भी देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, इट इज महाभारत कैन नॉट बी मिथ। ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता पाएं कि जो हम देख सकें आज भी उसको, जिसके प्रॉब्लम मैं अपने बुक से भी दिखा सकता हूँ। यस, एक बहुत पुराना एक केव पेंटिंग है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, दिस केव पेंटिंग हैज जो जिसको हम पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कृष्णा खड़े हैं अपने चक्र के साथ। सो स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं कृष्णा खड़े हैं अपने चक्र के साथ, बलराम जी खड़े हैं अपने हल के साथ, और साथ में एकनाम सनाम की एक फीमेल डेटी। तो ये तीन का वर्णन हम पाए। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पुराना एक पेट्रोग्लिफ्स केव पेंटिंग हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत फैसिनेटिंग है, बिकॉज 2300 या 2400 साल पुराना एक केव पेंटिंग जहाँ पे कृष्ण और बलराम पाए जा रहे हैं। ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है हीलियोडोरस कॉलम। ओके, हीलियोडोरस कॉलम जो बेस नगर कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये क्या है, तो जैसे आजकल एक फैसिनेशन भारत में था कि चलो विदेशी भक्त बन गए, गोरे भक्त बन रहे हैं, भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। बट ये चीज नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, अभी 50 साल पहले गोरे बन गए। ये जो फॉरेनर्स भक्त बनना, ये बहुत पुराना चीज है। ये हीलियोडोरस भी विदेशी थे। करेक्ट। विदेशी भारत के अंदर आ रहे हैं। नाम भी देखिए ना, ग्रीक नाम है हीलियोडोरस। हीलियोडोरस एक व्यक्ति हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं और अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि वो लिख रहे हैं कि मैं अगर आपको ये इंस्क्रिप्शन एग्जैक्टली पढ़ के बताऊं, हीलियोडोरस बता रहे हैं कि ये जो गरुड़ पिलर है वासुदेव के लिए मैंने बनाया है, वो हीलियोडोरा भक्त हीलियोडोरा, भागवत हीलियोडोरा, मतलब अपने को भागवत बता रहे हैं। 2300 साल पुराने एक ग्रीक नाम वाले राजा नहीं थे वो, ग्रीक नाम है उनका हीलियोडोरस। मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे है, कुछ लोग का मानना है कि वो अफगानिस्तान से थे, कुछ लोग का मानना है कि वो एक्चुअली ग्रीस से थे। इस पे और रिसर्च जरूरी है, बट विदेशी तो थे जो ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे और ग्रीक नाम उनका था। फॉरेनर है बेसिकली। जी। सो हीलियोडोरस अपने को भागवत बता रहे हैं, बोले कि मैं भागवत हूँ हीलियोडोरस, और मैं यहाँ पे मैं किसका बेटा हूँ, डियोन का बेटा हूँ। ठीक है। और ये मुझे भेजा गया है काशी पुत्र भागभद्र से मिलने के लिए, मतलब काशी के जो राजा हैं उनका पुत्र, या शायद काशी के राजा भागभद्र, उनसे मिलने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। रास्ते में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तो मंदिर शायद उन्होंने मंदिर को रेनोवेट किया या बनवाया, उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं, पर वहाँ पे मंदिर थी 2300 साल पुराना। उसके सामने उन्होंने एक पिलर बनाया जो स्तंभ होता है, गरुड़ स्तंभ, ध्वज स्तंभ बोलते हैं। वहाँ पे उस पिलर में उन्होंने लिखा है, इंस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे वॉल है तो उसमें हम लिख रहे हैं हजारों साल तक, क्योंकि आप पेपर में लिखेंगे, पेपर तो नहीं था मतलब पाम लीफ में लिखेंगे तो वो तो सर्वाइव नहीं करेगा इतना टाइम। तो अपना जो नाम है उन्होंने उसने इंस्क्राइब करके कहा कि मैं भागवत हीलियोडोरस हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। तो वहाँ पे उस पिलर में वो लिख के गए। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ कृष्णा, ऑफ महाभारत। भारत के हिस्ट्री में ये चीज हम कभी भी सेपरेट कर ही नहीं सकते, चाहे वो बुद्धिस्ट लिटरेचर हो, जैन रिलीजन हो, तमिल संगम लिटरेचर हो, ग्रीक लिटरेचर्स हो, चाइनीज ने भी यहाँ वहाँ थोड़े रेफरेंसेस दिए हैं। they are influenced by महाभारत। इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते, मतलब ह्यूआन चोंग के लिटरेचर में आप कुछ इंडिकेशंस पा सकते हैं, देख सकते हैं। जो 10th सेंचुरी के जो एल बेरूनी थे, जो उनके हिस्टोरियन थे वो, हाँ, तो वो अपने बहुत सारे रेफरेंसेस में महाभारत को कोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका मूड थोड़ा विरोधी मूड था, दैट इज डिफरेंट, बट वो भी कोट कर इतना, मतलब ये कितना कल्चरल हिस्टोरिकल इम्पैक्ट इसका इतना लंबा रहा है, तो झूठ बोलने के लिए सच में आपको बहुत बड़ा थियरी बनाना पड़ेगा। तो जैसा प्रभु जी आपने हमें बताया कि अलग अलग प्रूफ आपने दिए कि पिलर्स मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, बट फिर भी कई ऐसे आज के डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सो कॉल्ड एजुकेटर, जो इस तरीके का लॉजिक देते हैं कि ये मिथ है। फिर भी फॉर एग्जांपल एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, तो उन्होंने हालांकि राम सेतु के केस में ऐसा एग्जांपल दिया था कि अगर राम सेतु है इसका मतलब ये नहीं कि राम भी है, रामायण भी है।
उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर न्यूयॉर्क सिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन भी है। तो उस तरीके से अगर कोई ये भी कह सकता है कि हाँ ये सब प्रूफ मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा ओरिजिनली में भी है। हो सकता है कि इट्स अ मिथ, बट लोगों ने मंदिर और ये सब कॉइन्स हैं, बट इट डजंट प्रूव कि रियलिटी में भी कृष्णा है। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? एक महान आचार्य थे जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो बोलते हैं कि जो नास्तिक हैं या जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान खुद भी सामने आके बोलेंगे कि बेटा मैं आ गया, तो वो मानेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ इस पुस्तक में, जी। मैं दिखा रहा हूँ कि वेदों में वर्णन है। बुद्धिस्ट रिलीजन जो सनातन धर्म के अगेंस्ट एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी टाइप का बनना चाह रहा था, बन रहा था। जैन रिलीजन भी कई तरह से एक ही है। उन दोनों रिलीजन्स में लिटरेचर में महाभारत का वर्णन है, और उन्होंने उसको लिया और अपने हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया। तो वो लिटरेचर भी गलत है और ये जीनियस सही है। वेद में जो वर्णन है वो गलत है और ये जीनियस सही है। इंस्क्रिप्शंस जो सैकड़ों हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जो इंस्क्रिप्शंस हैं, पुरालेखन जिसको बोलते हैं, वो गलत है और ये महाशय सही है। अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे इंडोनेशिया तक जो जो आर्कियोलॉजिकल जैसे इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स, राइट, वो गलत है और ये सही है। राइट, अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल एक सिक्के मिले हैं जिसमें कृष्ण और बलराम का जो पोर्ट्रेल हुआ है, जी, राइट, और आर्मीनिया में कृष्ण का मंदिर था 2000 साल पुराना। तो इतना एक इम्पोर्टेंट कल्चरल पर्सनालिटी, वो लोग कैसे उसको मिस करेंगे? हर कोई उसको रेफर कर रहा था, अपना हिस्ट्री उससे कनेक्ट कर रहा था। जी। और तमिल लिटरेचर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल में बोला जाता है कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी, आर्यन इन्वेशन थ्योरी खुद में एक बकवास है वैसे, बट अगर हम आर्यन इन्वेशन थ्योरी को आर्गुमेंट से अगर मान रहे हैं फॉर एग्जांपल, जी, गलत है, मैं मान नहीं रहा हूँ। आर्गुमेंट से के लिए अगर हम मानेंगे कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी सही है, मतलब आर्यस बाहर से आए थे, द्रविड़ को भेजा था, उसके हिसाब से भी तमिल संगम लिटरेचर में क्यों महाभारत का वर्णन है? करेक्ट। वो तमिल संगम लिटरेचर में बोला गया कि महाभारत हुआ था और हम लोग महाभारत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों बोलेंगे? तमिल किंग्स आर पार्टिसिपेटिंग। आर्यन इन्वेशन थ्योरी अगर आप गलत मान रहे हैं, जो फैक्ट है, एक्चुअली आर्यन इन्वेशन थ्योरी हुआ नहीं था, आर्यंस कहीं बाहर से आए नहीं है, उसके हिसाब से भी ये तमिल संगम लिटरेचर का महत्व बहुत है, बिकॉज ये 2300 साल पुराना है। तो यदि आप आर्यन इन्वेशन थ्योरी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, दोनों एंगल में तमिल लिटरेचर का वैल्यू बहुत है, क्योंकि 2300 या 2400 साल पुराना लिटरेचर जिसमें महाभारत और कृष्ण का वर्णन है, ये भी गलत है। ठीक है। और ग्रीक लिटरेचर्स में जैसे मैंने बोला था, डियोन का रेफरेंस दिया था, डियोन गलत है। मेगास्थेनिस भगवान कृष्ण का नाम रेफर कर रहा है, वो गलत है, मतलब वो झूठा था, उसको कोई काम नहीं था, उसने कुछ काल्पनिक चीजें लिख दिया। तो फिर एथनिक एविडेंसेस बहुत सारे, जो हमारा हिस्ट्री है, ये डिफरेंट किंगडम्स जियोपॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, कुरुस का एरिया वो था, आज भी वो नाम कंटिन्यू हो रहा है, कुरुक्षेत्र, द्वारका, मथुरा। दिल्ली का एक्चुअली द वर्ड दिल्ली डजंट हैव एनी मीनिंग, द रियल जो सच्चा नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के लिए इंस्क्रिप्शंस भी है, जो 700 साल पुराने, 800 साल पुराने इंस्क्रिप्शंस है पूरा लिखना, जो इंद्रप्रस्थ का रेफरेंस देता है। तो ये नाम कंटिन्यू होता आ रहा है बहुत टाइम से। इवन अबू फाजिल जो अकबर के पीरियड के राइटर, वो भी इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना, इंद्रप्रस्थ का शॉर्ट फॉर्म। बुद्धिस्ट रिलीजन में भी इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। मतलब ज्योग्राफिकली भी वो नाम कंटिन्यू होता आ रहा है हजारों साल से। ज्योग्राफी गलत है। एथनिक एविडेंस, मतलब जो जो यादव थे, कुरु थे, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने हिस्ट्री को यदुवंश से, यादव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में तो एक अलग ही ट्रेडिशन चलता है वेलीर्स का, जो बोलते हैं कि हम द्वारका से आए थे। ये भी रेफरेंस तमिल संगम में पाया जाता है। करेक्ट। वो भी गलत है। द्वारका में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं पानी के अंदर, वो भी गलत है। जो सैकड़ों इंस्क्रिप्शंस है जिसमें ईयर बताया गया है कलयुग का या महाभारत का या युधिष्ठिर शका का, वो भी गलत है। और महाशय जो YouTube वीडियोस बनाते हैं, neither he has any academic background, neither he has research behind the subject, neither he has produced any books or research papers on that, और वो बोल रहे हैं कि ये झूठ है, महाभारत झूठ है, और आप मान लो। ये आज की सोशल मीडिया युग का विडंबना है कि people who have no substance in research, they are showing themselves as
जीनियस। एक्सपर्ट एंड मास्टर। तो ये आज का अनफॉर्चुनेट चीज है। या जैसा आपने स्टार्टिंग बताया कि जिनको भगवान से प्रॉब्ली मैं जैसा- एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हाँ। प्रॉब्ली अगर हम टाइम ट्रैवल का चीज साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन येट, अगर टाइम ट्रैवल का चीज होगा तो भी प्रॉब्ली हम उनको लेके भी जाएंगे महाभारत के पीरियड पे तो भी और डर- देखेंगे फिर भी वो बोलेंगे महाभारत झूठ है, हम्म, क्योंकि these people have this inbuilt conception कि ये सच कैसे हो सकता है, झूठी है। तो आपको जैसे वो मैंने बोला साबित था, करना ही है, जैसे मैंने बोला था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो कोट है, हम्म, भगवान सामने भी आके बोलेंगे कि कृष्ण बोलेंगे कि मैं आया हूँ, देखो भाई, ये झूठ हो तुम। correct, correct. दैट इज द प्रॉब्लम। Yeah. जैसे आपने एक एग्जांपल दिया तमिल संगम लिटरेचर का, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट्स अ वेरी ब्रॉडर टॉपिक, आर्यन एंड द्रविडियन, वी कैन हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट इफ आवर ऑडियंस वांट। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि कई बार ऐसा लगातार प्रयास किया जाता है जी कि साउथ इंडियन पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू द नॉर्थ इंडियन पीपल और रेस्ट ऑफ द इंडिया, वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, वी आर द्रविडियन, और इसके हिसाब से मेनी पीपल ट्राई टू ब्रेक इंडिया। Tamil speaking people have different country, Telugu speaking have different country, Khalistani people have different country, Northist have different identity, Kashmir has a different identity. So क्या महाभारत के हिसाब से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बिकॉज महाभारत के समय इतने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले देयर इज अ नो डिफरेंट आइडेंटिटी की द्रविडियन, आर्यन, खालिस्तानी, कश्मीरी, whole India is one and that is अखंड भारत and that is भारतवर्ष? तो ऐसा कुछ प्रूफ है क्या हमारे पास? जैसे अगर आप देखेंगे इन चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर चैप्टर 10 अगर आप देखेंगे, मैंने जो राज्य लड़े थे, जैसे मत्स्य राज्य हुआ, कुरु, यदु और सिंधु राज्य, वाल्हीका, जो वाल्हीका मैंने बोला था, बाल्ख जो वहाँ पे सेटल हो गए, निषद जी। तो ये इसका जो महाभारत का गंधार भी महाभारत में है, जो वेदों में भी पाया जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद वगैरह, गंधार नाम का रेफरेंस है। मद्र, शल्वा, वंगा जो इस तरफ बंगाल, राइट, एंड आंध्र, नीचे आंध्र। Andhra is mentioned in Mahabharata. आंध्र इज मेंशन्ड इन महाभारत, चेर चोला पांड्या इज मेंशन्ड इन महाभारत। और ऐसा कहा गया है कि तमिल किंग्स ने महाभारत वॉर में पार्टिसिपेट किया है, महाभारत में रेफरेंस है, और ये तमिल लिटरेचर से भी कंफर्म होता है। तमिल संगम लिटरेचर है, वो बोलते हैं कि हाँ, तमिल किंग्स ने पार्टिसिपेट किया है महाभारत वॉर। करेक्ट। और ये भी बताया गया है कि जो तमिल इंस्क्रिप्शंस है, जो बहुत सारे पुराने 500 साल 1000 साल पुराने जो इंस्क्रिप्शंस है, उस इंस्क्रिप्शन में आप पाते हैं कि जो तमिल राजा थे वो अपने हिस्ट्री को महाभारत से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रामायण से कोई कनेक्ट कर रहा है जी। तो ये कैसे मतलब अलग हो गया? करेक्ट। तो जियोपॉलिटिकली आप देखेंगे महाभारत काल के हिसाब से जो उस टाइम का जो, क्योंकि अभी बहुत नैरेटिव चलता है अखंड भारत भारत भी वो डिफरेंट लेवल ऑफ अखंड भारत था। पहले थोड़ा ज्यादा अखंड भारत या उसके बाद थोड़ा छोटा अखंड भारत, ग्रेजुअली श्रिंक होता गया, राइट। क्योंकि अगर आप जो रेफरेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल या हिस्टोरिकल जियोग्राफी जो बोलते हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर इवेंट का जो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट था, उसके बेसिस पे ईरान तक जो किंगडम्स थे, ईरान में जो आज के ईरान में जो किंगडम्स थे, आज के अफगानिस्तान में जो किंगडम्स थे, और इस तरफ ऑल द वे अप टिल अरुणाचल प्रदेश तक जो किंगडम्स थे, सब लोगों ने महाभारत में पार्टिसिपेट किया। तो अप टू ईरान वी कैन से कि देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ महाभारत। यस, विदाउट अ डाउट वी कैन प्रूफ इट। हाँ, क्योंकि ये जो जनपद है उस टाइम के, जो जैसे फॉर एग्जांपल गंधार शब्द जो है वो तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये पाया जाता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पाया जाता है कि एक राजा थे गंधार के, अथर्ववेदों में पाया जाएगा। एंड ऋग्वेद में बताया गया है कि गंधार जो रीजन है वो शीप के लिए बहुत फेमस है, शीप का जो वुल वगैरह। तो वो एरिया इतना इंपॉर्टेंट था इवन वेदों के पीरियड में, फिर महाभारत के पीरियड में, फिर ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट लिटरेचर में तो गंधार का बहुत रेफरेंस है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट एरिया बन गया था। बामियान बुद्धा वगैरह आपको पता होगा, बामियान बुद्धा तो अभी उन्होंने उड़ा दिया उसको, बट हाँ, तो वो गंधार जो रीजन है वो वेदों में पाया जा रहा है, उसका रेफरेंस है, वो वैदिक कल्चर वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, इसीलिए तो कोट कर रहे हैं। गंधार से तो आई थी गांधारी। करेक्ट। नाम कहाँ से आ रहा है? गंधारी नाम कहाँ से आ रहा है? गंधार से जो आई थी, गंधारी। बिल्कुल। सो वहां तक जो
दैट भारत का जो ये था इन्फ्लुएंस था वो वहाँ तक था। ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि हर कोई किंगडम्स भी है बट वो पैन भारतीय नैरेटिव से कनेक्टेड है। करेक्ट। और वो अलायंसेस में एक सब लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन ग्रुप ऑफ किंगडम्स ने कौरवों का साइड चूज किया, सर्टेन लोगों ने पांडवों का साइड चूज किया। ये इसका हिस्ट्री है। So from Iran to Arunachal Pradesh and from Kashmir to नहीं, कश्मीर से भी ऊपर। कश्मीर से भी ऊपर। हाँ, बिकॉज अर्जुन का अगर आप ट्रैवल्स देखेंगे तो ही इज गोइंग बियॉन्ड द स्नो क्लैड माउंटेन्स। तो उसका एग्जैक्टली ट्रेस कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। जितना हमने देखा कि ही हैज डेफिनेटली गॉन मच बियॉन्ड कश्मीर। But nowadays we are seeing Kashmir separatists. नहीं, कश्मीर से भी ऊपर तो भारत था इन द सेंस। कश्मीर कैसे उससे भी ज्यादा, क्योंकि कश्मीर शब्द जो है वो तो इसमें पाया जाता है, महाभारत में पाया जाता है। करेक्ट। एंड चीन शब्द जो है वो भी महाभारत में पाया जाता है। नेपाल शब्द नेपा वो भी महाभारत में पाया जाता है। वंग शब्द जो है बंगाल वहीं से आता है, वो भी महाभारत में पाया जाता है। एंड आज के डेट में कई सो कॉल्ड इडियट्स हैं वो, फॉर एग्जांपल मेनी एक्टर्स, साउथ इंडियन एक्टर्स, कमल हसन इज सेइंग कि राजा चोला वाज नॉट ए हिंदू, चोलास आर नॉट हिंदू, एंड ये नैरेटिव इज वेरी दिस काइंड ऑफ नैरेटिव इज स्प्रेडिंग। बट अगर ये आपकी बुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आई विल रिकमेंड टू ऑल आवर व्यूअर्स कि अगर इन बुक्स को अगर हम पढ़ें, ये जो रिसर्च रोजी ने इतने मेहनत से किया, सो हम इस प्रकार की जो इलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, जो नैरेटिव, वी कैन इजीली डिस्प्रूव देम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि होल इंडिया वाज वन इंडिया। एंड ऑफ कोर्स इंडिया शब्द भी प्रॉब्लमेटिक है। देयर इज नो इंडिया शब्द जो है इट इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंट्री। ओके, सो सही शब्द है भारत। आप सुन के आश्चर्य होगा कि हम जो जितना बार भारत शब्द को यूज करें उससे ज्यादा पाकिस्तानी यूज करते हैं। पाकिस्तानी उनके मीडिया चैनल में उनके भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत भारत भारत। हमारा जो है इंडिया से भी ज्यादा बेहतर होगा कि भारत नाम। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है। हाउ दिस वर्ड इंडिया हैज कम? इंडिया इज कमिंग फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर्स। ग्रीक लिटरेचर्स। ग्रीक्स जब भारत आए थे तो अगर आप देखेंगे मेगास्थिनिस नाम का जो ट्रैवलर था, तो इंडिका, यस, मेगास्थिनिस ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका शब्द जो है उसके बाद इवेंचुअली लेटर ग्रीक लिटरेचर्स में हम देखते हैं ये शब्द प्रयोग होता है जिसका नाम है इंडिया। तो जब ब्रिटिश आते हैं दे प्रेफर टू यूज द वर्ड इंडिया एंड नॉट भारत या इवन हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इवेंचुअली वाज स्टार्टिंग टू बिकम मोर प्रोमिनेंट। ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं इन यूजिंग, बट भारत इज द राइट वर्ड। और वो भारत शब्द जो है उसको उन्होंने नेगेट किया, अवॉइड किया, एंड दे प्रेफर टू यूज इंडिया। व्हाई? बिकॉज हमारे कजिन्स ग्रीक्स ने नाम दिया है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। एंड दिस इज कॉलोनियल मेंटालिटी। हाँ, तो इंडिया शब्द जो है इट हैज नो मीनिंग। द वर्ड इंडिया डजंट मीन एनीथिंग। उसका कोई, जैसे अभी संस्कृत में अगर आप देखेंगे लैंग्वेज का, जब एक वर्ड का रूट निकालेंगे या उसको डिवाइड करके आप उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी जिसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे वर्ड का जो एप्लीकेशन, मीनिंग, रूट वगैरह, तो उसमें इंडिया का कुछ निकलता नहीं है। क्या इंडिया डजंट हैव एनी क्लियर सिग्निफिकेंस। द वर्ड भारत हैज अ सिग्निफिकेंस कि वो कल्चरली, हिस्टोरिकली और इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी जगह पे ये पाया जाए। और भरतवंशी राजाओं के बेसिस पे भी भारत नाम था। महाभारत बेसिकली मीन्स भारत कितना बड़ा था। महाभारत का मल्टीपल हम मीनिंग ले सकते हैं, मतलब इतना बड़ा भारत जो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा था वो महाभारत, वॉर। और महाभारत का एक भी मीनिंग ऐसे भी ला सकते हैं कि महाभारत मतलब इतना बड़ा भरतवंश, जो इतना बड़ा भरतवंश था, उस भरतवंश के अंदर जो वॉर हो रहा है वो महाभारत, भरतवंश का महावॉर, ऐसे टाइप का भी मीनिंग हम ले सकते हैं। तो ज्योग्राफिकली भी ले सकते हैं, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं। और महाभारत का हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये भरतवंशी ये लीनिएज जो है उसके बेसिस पे भी ये महाभारत का, बिकॉज वही सम्राट थे, मींस दे वर द चीफ रूलर्स, राइट। तो उस एंगल में भी हम देख सकते हैं। तो वैसे तो द राइट वर्ड इज एक्चुअली भारत। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो we are moving to the last section of our discussion. जैसे कई लोगों ने महाभारत की एग्जैक्ट डेट को फाइंड करने के लिए they have done so many dating. तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज
6th century BC, 6th millennium BC. Very famous historian रोमिला थापर जी ने तो ये बोल दिया कि it's after Ashoka period. And कई हिंदू scholars, I will not take their name, but उन्होंने बताया कि it's about 7,000, 7,500 years ago. And over जो traditional संप्रदाय, इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, राजवा संप्रदाय, ये बताते हैं कि 5,000 साल पहले महाभारत हुआ था. सो अगर एग्जैक्टली इतने सारे हिस्टोरियन डेट कर रहे हैं और हिंदू स्कॉलर्स भी जो डेट कर रहे हैं 7,000 साल पहले और हमारे ट्रेडिशनल संप्रदाय कुछ अलग बता रहे हैं, तो जो फेथफुल हिंदू है, फेथफुल जो सनातनी, उसके मन में डाउट आता है कि यार महाभारत कब हुआ था, क्योंकि ये स्कॉलर्स तो अलग बता रहे हैं, संप्रदाय अलग बता रहे हैं, हिस्टोरियंस अलग बता रहे हैं. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेटिंग ऑफ महाभारत अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड मोस्ट इजी प्रोसेस जिसके माध्यम से हम डेट को फाइंड कर सकते हैं? तो उनका जो बेसिस है इट्स एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर. वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने महाभारत श्लोका सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, और उसमें भी होता है कि वो एक पर्टिकुलर डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ श्लोका सेलेक्ट करेंगे, उसी को वो इंटरप्रेट करके वो पोटेंशियली बोलेंगे कि हाँ चलो ये है स्काई मैप ऑफ द महाभारत पीरियड. तो उसको सॉफ्टवेयर में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे कि किस किस पर्टिकुलर डेटिंग्स में वो स्काई मैप दिख रहा है. तो ये पूरा एक एक एजम्पशन के ऊपर एक दूसरा एजम्पशन के ऊपर तीसरा एजम्पशन, और मेथोडोलॉजी में भी प्रॉब्लम है. मेथोडोलॉजी में ये प्रॉब्लम है, जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले खुद बोल रहे हैं कि हमारे इसमें 10% अनसर्टेनिटी हो सकता है. अगर आप देखेंगे पेज नंबर 250 ऑफ बुक में साइटेशन के साथ दिया हूँ, जो वॉयेजर सॉफ्टवेयर इनका फेमस इनका फेवरेट है, जो 5561 BC वाले जो स्कॉलर हैं, तो उनका फेवरेट है वॉयेजर सॉफ्टवेयर, वो ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं. तो वॉयेजर बनाने वाले बोल रहे हैं अपने वेबसाइट में, बोल रहे हैं द वैल्यूज फॉर पीरियड्स बिफोर 500 BC आर वेरी अप्रॉक्सीमेट एंड दे हैव अनसर्टेनिटीज ऑफ 10% और मोर. 10% इन द मैटर ऑफ जो हम एंशिएंट डेट्स इतना पीछे जाएंगे आप 7,500 साल, मतलब 5561 BC में 10%, उस पीरियड में 10% अगर अनसर्टेनिटी मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितना डिफरेंस हो सकता है. और इसको जस्टिफाई करने के लिए और एक एग्जांपल भी दी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर आचार जो फेमस थे उस टाइम पे, उनके टाइम पे, ही इज नॉट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट उनके टाइम पे उन्होंने एक बहुत एक फेमस बने थे. वो क्या कर रहे थे, ही वाज डेटिंग द महाभारत थ्रू एस्ट्रोनॉमी. मतलब सेम चीज, ही विल पुट पर्टिकुलर डेटा सेट्स एंड ही विल जनरेट द स्काई मैप्स, एंड वो स्काई मैप्स के बेसिस पे he will say that this is the probable dates of the Mahabharata, probable dates of first day of the war, 18th day of the war, so on and so on. तो इसमें उन्होंने जो स्काई मैप एक पर्टिकुलरली मैंने दिखाया है सितंबर 26, 3067 BC, उनके बुक से मैंने निकाला हूँ. तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि रेवती इज नियर टू मून. रेवती नक्षत्र जो है जेटा पेसियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो नक्षत्र इज नियर द मून, चंद्रमा. बट सेम डेट के लिए 26 सितंबर 3067 के लिए अगर आप स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर, जो और एक आपको रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आप डालेंगे 26 सितंबर 3067, उसमें तो मून के पास है ही नहीं जेटा पेसियम, और इन अदर वर्ड्स जेटा पेसियम के पास मून नहीं है, दे आर वेरी फार अपार्ट. मतलब एक ही डेट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्काई मैप्स दिख रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेबिलिटी जरूरी है कि हाँ सब कोई एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर्स एग्री विद ईच अदर. They claim that they are perfect for even 1 million years, for example, or maybe even 10,000 years. तो ये चीज पहले सब्सटैंशियल होना जरूरी है कि हाँ we all agree with each other and we have no uncertainties. Astronomical constants जो है they are not changing, they are static throughout. बहुत बार है ना constant जो होते हैं it's an oxymoron because constant don't remain constants. वो you have to calibrate them according to so the point is कि मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है. क्या डेटा सेट्स आपने लिया, क्यों उसको सेलेक्ट किया, बाकी सब डेटा सेट्स को आपने अवॉइड किया, क्यों आप सिर्फ अरुंधति वशिष्ठा को सिर्फ ले रहे हैं, आपने क्यों बाकी एस्ट्रोनॉमी डेटा को, आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्यों ट्रेडिशनल कैलेंडर को पूरा गलत ठहराया. सच में आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, जो हजारों साल से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, 3101 BC को कलयुग बता रहे हैं, वो ट्रेडिशन गलत है, और आप एक सिंगल एस्ट्रोनॉमी पिलर क्रिएट कर रहे हैं हवा से. मेथोडोलॉजी जिसमें प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं कि उसको मानो, और ये जो संप्रदाय हैं, जो मठ हैं, जो लिटरेचर है, जो इंस्क्रिप्शंस है, जो एरा सिस्टम है, सब गलत है, मेरा पिलर सही है. दिस इज
This is biasness. दिस इज नॉट इन बाय, दिस इज वेरी डेंजरस। क्योंकि देखिए इन्होंने एक न्यू कलयुग क्रिएट कर दिया। पहले ये कलयुग कैलेंडर को मानते नहीं थे, बोलते कि कलयुग से के डेटिंग नहीं होगा, क्योंकि कलयुग जो है कलयुग के बेसिस पे डेटिंग होता है महाभारत का। राइट, महाभारत जो है द्वापर कलयुग के संधि में हुआ है, तो द्वापर कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम पे महाभारत वॉर हुआ है, महाभारत वॉर के बाद कलयुग शुरू हो रहा है। तो इन्होंने तो अपना खुद का कलयुग का कैलेंडर ही शुरू कर दिया। अपने को आर्यभट्ट से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपने को भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, आईहोले इंस्क्रिप्शन जो लिखने वाले उससे भी ज्यादा ये स्मार्ट समझते हैं। ये बहुत डेंजरस है। These Hindu scholars are very dangerous for Hindu civilization. मैं तो बोल रहा हूँ ये विदेशियों से भी ज्यादा हमें केयरफुल रहना है इनसे, बिकॉज इनका पूरा नैरेटिव जो है ये अंदर ही बैठे रहेंगे, अंदर ही हमारे सनातन धर्म जैसे अपने को दिखाएंगे और बोलेंगे कि सनातन धर्म का जो ट्रेडिशन इतने हजारों साल से जो चला आ रहा है जो डेटिंग का, वो गलत है। करेक्ट। क्योंकि इनका जो अटैक पॉइंट है ये भी वेस्टर्न स्कॉलर से आ रहा है। वेस्टर्न स्कॉलर ज्यादा आर्यभट्ट को अटैक करते थे कि आर्यभट्ट जैसे जॉन फेथफुल फ्लीट जो हार्डकोर ब्रिटिश कॉलोनियल स्कॉलर था, तो वो बोलता है कि ये जो कलयुग का डेटिंग है 3101 BC, उसके बेसिस पे जो डेटिंग है वो पूरा आर्यभट्ट ने क्रिएट किया था, उसके पहले भारत में था नहीं। And they are following the same things they are following, right? और इसमें ये सबसे बड़ा एक इशू ये है कि जो कलयुग का कैलेंडर है, अगर आर्यभट्ट ने उसको, he is the one who created it, तो डेफिनेटली उनको ग्लोरीफाई किया होगा। हिंदी में कैसे बोलते हैं ग्लोरीफाई, मतलब उसका गुणगान किया होगा, राइट? उनको गुणगान किया होगा, नहीं तो उनको विरोध किया गया। करेक्ट। क्योंकि नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्यभट्ट, इतना इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है कलयुग का कैलेंडर, आप इधर उसको एक्सेप्ट करिए नहीं तो उसको रिजेक्ट करिए, अपोज करिए। करेक्ट, दोनों नहीं देख सकते हम। क्योंकि आर्यभट्ट के जो बाद में जो राइटर्स आए थे, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, वो आर्यभट्ट के हैवी क्रिटिक थे, मतलब उनको आर्यभट्ट को हैवीली वो क्रिटिसाइज करते थे अपने बुक्स में, बोलते थे आर्यभट्ट ऐसे गलत है, उसने ये गलत किया, उसका कैलकुलेशन इसमें ये प्रॉब्लम है, पर किसी ने आर्यभट्ट के कलयुग का डेटिंग पे मुंह नहीं खोला। But these people nowadays are opening. भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता तो हैवी क्रिटिक थे आर्यभट्ट के, बोलते थे कि आर्यभट्ट ऐसा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत गाली भी दे देते थे आर्यभट्ट को। ऐसे स्कॉलर जो आर्यभट्ट को इतना गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने इतना गलती निकाला आर्यभट्ट के कैलकुलेशन से। उन्होंने कभी नहीं बोला कि आर्यभट्ट का कलयुग डेटिंग इसने क्रिएट किया, या इसका स्पेकुलेशन है, इसका कल्पना है, इसने अपना एक नया थियरी क्रिएट कर दिया, कभी नहीं बोलते ऐसी चीज। बट मॉडर्न डे हिंदू स्कॉलर्स आर डूइंग, सो कॉल्ड हिंदू स्कॉलर्स आर डूइंग, राइट? तो इनका एक ये है कि आर्यभट्ट ने क्रिएट किया है, उसके पहले भारत में था नहीं कलयुग डेटिंग। और अगर कोई जो डिवोटी हिंदू है, अगर इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, इफ ही इज रीडिंग और फॉलोइंग दिस स्कॉलर, they will say कि अरे हमारे आचार्य बता रहे 5000 और ये बता रहे 5,500। यस, तो ऐसे डाउट ऑन आचार्य। यस, ऐसे अगर स्कॉलर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप स्टार्ट डाउट कर देंगे कि प्रॉब्ली स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसमें भी प्रॉब्लम है। आप सोच के देखिए, एक एरा सिस्टम एक व्यक्ति क्रिएट कर रहा है, एरा सिस्टम कितना बड़ा चीज होता है। या एरा सिस्टम जो युग का सिस्टम है, एक व्यक्ति न्यू डेटिंग क्रिएट कर रहा है आउट ऑफ थिन एयर, और लोग उसको मान रहे हैं। सो दिस इज बिग टाइम डेंजर। ये चीज कब हम रियलाइज करेंगे, I don't know. So, हमें घर के लोगों, जो हिंदू स्कॉलर्स बन रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, और बाहर के लोगों से तो है। आप जैसे मैं पहले बोला था, तमिल का जो मैं बताया था, जो सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको बिलीव मत करो, अपना रिसर्च करो। इस बुक में जो डेटा है आप स्टडी करिए, देखिए इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है, मानिए या नहीं मानिए, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, बेस्ड ऑन द लॉजिक गिवन। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर वी से। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि इस पॉडकास्ट में हमने कई एंगल से ये समझने का प्रयास किया कि महाभारत इज नॉट मिथ, इट इज ओवर हिस्ट्री। कृष्णा इज नॉट मिथ, ही इज ओवर हिस्ट्री। तो आप में से कई लोग कमेंट करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछिए, वो भी पूछिए, इसका भी जवाब दीजिए, बट 1 घंटे के पॉडकास्ट में वो सब बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई सनातनी, कोई हमारे डिवोटी, हमारे भक्त इतनी मेहनत से अगर इस बुक को लिख रहे हैं, 6 साल 8 साल का रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन किताबों को पढ़ें और अपना फेथ भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर बढ़ाएं। क्योंकि होगा क्या कि हो सकता है कि हम डिवोटी हैं, सनातनी हैं, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बट अगर आपसे कोई सामने से कोई व्यक्ति पूछ ले कि हाँ मैं तो नहीं मानता, ये सब मिथ है, महाभारत मिथ है, कृष्णा मिथ है, तो हो सकता है कि बिल्डिंग का फाउंडेशन जब हिल जाता है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ हमें उन किताबों को भी पढ़ना चाहिए जो शास्त्रों के ऊपर हमारे फेथ को और स्ट्रांग करती हैं। एंड दैट इज द वर्क ऑफ चंद्रू रमेश जी।
जिन्होंने इतनी मेहनत से इस किताब को लिखा है। और इस किताब को अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, जहां से आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमें ये भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे आप किस तरीके के पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो उसको हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसे भगवान के ऊपर विश्वास ना हो, जिसे महाभारत के ऊपर डाउट हो, जिसे अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी तरीके से यकीन ना हो, ताकि लोगों का विश्वास अपनी सभ्यता के ऊपर और मजबूत हो सके। आप हमें कृपया करके फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन भी दें, ताकि इस प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को, शॉर्ट फिल्म्स को, पॉडकास्ट को हम आगे भी बनाते रहें। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्